बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और आज जी अवामी नौयत के इतने सारे इशूज़ हैं, रोज़ ही होते हैं, मगर मैं आज चाहती हूँ कि ज़रा हम इन चीज़ों से आगाज़ करें, क्योंकि देखें गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल जारी थी। अच्छी खबर ये है कि उन्होंने हड़ताल अपनी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब इससे क्या होगा, बर वक्त सप्लाई होगी और ये तमाम चीज़ें आसान हो जाएंगी। दूसरी खबर यह है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से तबाही आ चुकी है। गौर करिएगा लफ्ज़ के ऊपर, तबाही आ चुकी है। उस हवाले से भी आपको बताएंगे। तीसरी बात यह कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है। क्यों? उनका मुतालबा बेसिक ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 225 रुपये पर लीटर की जाए। उनका क्या, हम सबका ये मुतालबा है कि 225 रुपये पर लीटर की जाए। इन तीनों खबरों पर तफसीलन बात भी करेंगे। देखिए, ये वो इशूज़ हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो इस वक्त सबसे अहम इशू है जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं मूसलाधार बारिश हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद का ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगी। और आपको पता है कि वहाँ पर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नाला लई जो है वहाँ उस पर तुग़यानी आ जाती है और पानी जब भर जाता है तो फिर वहाँ की जो मकीन है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। अब क्या हुआ, नशेबी इलाके, जाहिर सी बात है जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं घरों में बताया जा रहा है कि पानी दाखिल हो गया। अब सोचें इस सूरत हाल पे लोग क्या करें। लोग घरों से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं, क्योंकि हमें याद है पिछली जो सालों की बारिशें हुई हैं उसमें गाड़ियाँ तक बह गई थी साइम। यस वी सॉ। और इस्लामाबाद के मेन मरकज़ जैसे कि G6 G7 था, वहाँ पर हम गाड़ियाँ बहते हुए देख रहे थे, वो भी 4 व्हीलर गाड़ियाँ। सराय आलमगीर और गिरदुनवाब में भी मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया है। जहलम में तूफ़ानी बारिश है, नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं। वज़ीराबाद और गिरदुनवाब में बारिश से मौसम खुशगवार तो है, लेकिन उस खुशगवार मौसम का क्या करें कि जब इर्द गिर्द के इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ जाएँ। अब रावलपिंडी में सुबह सवेरे बारिश का सिलसिला फिर दोबारा शुरू हो गया। नाला लई जिसका भी आपने जिक्र किया, एक तो ये नाला एक, ढेक और नाला लई। सहाफत में जितने साल मुझे हो गए, मुझे लगता है जितने आपको हो गए, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हर मानसून में नाला लई भर जाता है। कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें एक तो ये नाला लई के हवाले से जिक्र होता है। अब तो एक नई चीज़ ऐड कर लें, वो जो यूनिवर्सिटी रोड है वो हम सोचते हैं जी कब बनेगी, हमारी लाइफ टाइम में बन जाए तो बहुत अच्छी है। साथ ही हम देखते हैं जी हैदराबाद मोटरवे, हैदराबाद सक्कर मोटरवे, K9 मंसूबा, K4 मंसूबा, ये तो वो चीज़ें हैं कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जनाब, खतरे के सायरन बज उठे। रावलपिंडी में नशेबी इलाकों में जो मकीन थे वो गैर महफूज हो गए, छतों पर मुंतकिल हो गए। वासा रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त रावलपिंडी की। हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक हमें करंट सिचुएशन से अपडेट करेंगे। बाबर, बताइएगा इमदादी सरगर्मियां कहां तक पहुंची और इस वक्त किस इलाके में, वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश तकरीबन 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 120 मिलीमीटर ओवरऑल, और एक गोखड़ा का इलाका है वहाँ 145 मिनट। तो जब भी इतनी बारिश होती है या कम होती है तो रावलपिंडी के शहरी, क्योंकि नाला लई शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, तो दोनों आर पार की आबादियां बुरी तरह मुतासर होती हैं, लोगों को मुश्किलात होती हैं। और आज हुआ ये कि कम वक्त में ज्यादा बारिश हुई है, जिसके बायस से नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी और मुस्लिमाबाद आरिया मोहल्ला ज़ेरे आब आए। नाला लई में तुग़यानी के बायस खतरे के सायरन बुझाए गए और ग्वालमंडी के मुकाम पर यह पानी की सतह 19 फीट तक बुलंद हुई। कटारिया के मुकाम पर 21 फीट तक बुलंद हुई। तो इसके साथ साथ अगर जिक्र करें फिर वदाई का, तो फिर वदाई और गंज मंडी के इलाकों में दोनों तरफ, गंज मंडी का जो ब्रिज है उसको मुख्तलिफ मलबा चलबा डाल के उसको बंद किया गया, तो गंज मंडी का पानी रुकता है, तो फिर वदाई के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आते हैं। मैं इस वक्त मोहल्ला सफदराबाद फिर वदाई का ये इलाका है, इसमें ये नाला नजर आ रहा है। ये नाला जो नजर आ रहा है, ये नाला बिफरे है तकरीबन 6 से 7 फुट। ये नाला जो है वो चढ़ा है, लोगों के घरों में ये पानी दाखिल हुआ, लोगों का कीमती माली जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ और लोगों की दुकानों में, घरों में पानी दाखिल हुआ। दो के वासा की टीमें और कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर भी मुतरक रहे, लेकिन कम वक्त में ज्यादा बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी नदीम नासर के मुताबिक नाला लई में पानी की सतह बतदरीज कमी रिकॉर्ड हो रही है। और इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि वेदर फोरकास्ट के मुताबिक उन्होंने हाई अलर्ट रखा हुआ है। आज सारा दिन अमला जो है वो हाई अलर्ट पे रहेगा। तो जो इलाके मुतासर हुए हैं रेस्क्यू के और वासा के अमला और जो है वहाँ पे लोगों की मदद के लिए जरूर है पहुंचा हुआ है, लेकिन नाला लेक की वजह से लोगों को खौफो रात में रहना पड़ता है। हर साल इस मामले का कोई अभी तक हल नहीं निकला, तो यहाँ भी लोगों को बहुत ज्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा है। जी
बाबर हमें वहाँ से सूरत हाल बता रहा है। बहुत शुक्रिया बाबर। मनाजिर भी हम देख रहे हैं, आप ये देखें हर साल इसी तरह के मनाजिर होते हैं इस सिचुएशन से। अब ये देखें, ये पानी में गुजर के फैमिली जा रही है, कितने मसले होते हैं। और वासा इस वक्त काम पर लगा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि इसका हल क्यों नहीं निकलता। अच्छा, मैं एक चीज़ सुन रही थी, बल्कि सोशल मीडिया पर मुझे देखा कि ये कहा जा रहा है जी कराची के मौसम के हवाले से खुशगवार तो रहेगा, मगर अगस्त के महीने में बारिश नहीं होनी है। तो और भी बहुत ज़रा मौसम के बारे में जान लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लगारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, अब मानसून सीज़न है, सबसे पहले मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से पानी आ गया है, लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। कितनी बारिश हुई है आखिर इन इलाकों में? जी बिल्कुल, देखें वेरी हैवी रेनफॉल हुई है। 145 मिलीमीटर जो है वो इस्लामाबाद में हुई, और 0 पॉइंट पे 57, सैदपुर में 41, इसी तरह रावलपिंडी में भी 107 मिलीमीटर हुई, और गवाल मंडी में 80 हुई, और चकलाला में 74। तो ये हैवी रेनफॉल हुई। इसी तरह मंगला की बात करें तो 88 मिलीमीटर हुई है। और ये आपको हमने पहले भी बताया था कि नॉर्थ पार्ट में जो है इस दफ़े जो है मानसून हैवी रेनफॉल देगा, जो एक्सपेक्टेड था। जबकि रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में, जैसे आप कराची की बात कर रही हैं, तो अभी तक हमारे पास कोई भी अच्छी रेनफॉल नहीं हुई है। अच्छा, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि पंजाब के कौन से शहरों में ज़्यादा बारिश मुतवक्के है? देखिए, नॉर्थ पार्ट गुजरावाला से लेकर अपर पंजाब को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और कश्मीर, KPK और गिलगित बल्तिस्तान जो है, इनमें हमें एक्सपेक्टेड है कि वो इस दफ़े मानसून से अबव नॉर्मल बारिशें होगी। और आपने खुद कराची का जिक्र किया, तो इस साल तो हम देख रहे हैं बारिशें ना होने के बराबर हैं। वैसे आने वाले दिनों में कुछ एक्सपेक्टेड है, और ओवरऑल सिंध में क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए, सिंध में तो एक लिहाज से बहुत बेहतर रही है। थर का इलाका जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। मैं मिसाल के तौर पर बताऊँ कि छाछरों में और छोर में जो है वो तकरीबन छोर में 144 मिलीमीटर हुई है। तो आपको पता है कि ये रेगिस्तान इलाका है, यहाँ पर इंसान सब जो है बारिशों के पानी पे डिपेंड करते हैं। तो इधर अच्छी खासी बारिश हुई है। मिट्टी में भी 136 हुई है। और अगर आप इस्लाम कोट और इनकी बात करें ना, कोलू, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हमारी रेगिस्तान में बारिशें 150-144 मिलीमीटर के करीब अराउंड हो गई हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ सिंध जो है वो माइनस में जा रहा है अभी तक। अच्छा अमीर साहब, मानसून के और कितने स्पेल मजीद रह गए हैं, और ये कब ख़त्म होगा मानसून का सीज़न? और इस पूरे सीज़न के अंदर कराची में बारिशें मुतवक्के हैं? देखिए, अभी तक तो हमें फ़िलहाल जो नेक्स्ट 10 डेज है उसमें तो नहीं नज़र आ रही। ठीक है। लेकिन कराची के हवाले से बात करते हैं। बाकी मानसून का जो आपने सवाल किया है उसमें जो है वो हमारा ये अभी अगस्त पूरा है, सितंबर तक जो है बारिशें जो होती हैं वो यानी मानसून चलता है। सितंबर तक आप कह रहे हैं कि मानसून चलेगा। चलें, लेट्स सी जी मौसम कैसा रहता है। बहरहाल हम यहाँ पर ये सोच रहे थे कि किस तरीके से मौसम जो है असरअंदाज होगा, लेकिन साइम टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से लास्ट ईयर एक एक्सटेंडेड मानसून था, इस वक्त हमें लग रहा है कि जो तवक्को है उससे कम बारिशें हो रही हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात ही है कि कराची में बारिशें नहीं हो रही। लास्ट ईयर जो हमने रेनफॉल एक्सपीरियंस की थी और जो अर्बन फ्लडिंग हमने एक्सपीरियंस की थी कराची के अंदर, वो बहुत दर्दनाक और तबाहकुन किस्म की थी। हम बहुत परेशान हो गए थे। वो तो चले, बहुत बारिशें हुई थी ना साइम, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश से ना निज़ाम जो है वो सड़कों का निज़ाम में बात करें वो बैठ जाता है, और फिर बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि कराची का मौसम बड़ा एस्थेटिक है, लेकिन सफ़र बड़ा एथलेटिक है। तो सड़कों पर जब आप हो तो आपको अपने आप को एथलीट महसूस होता है। इस तरीके से आप सफ़र करते हुए
सड़कों पर से आता सारी सब बातों की एक बात है, क्या? ज्यादा पानी आएगा, बारिश आएगी तो ज्यादा पानी होगा। इसके अलावा हम आपको क्या ही बता सकते हैं। तो ये चीजें हम कहते हैं अच्छा ही है कराची में बारिश ना ही बस हो। ये बात आप याद रखा करें हमेशा से, जब भी मौसम आए बारिश का। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी, जो हमने शुरू में हवाला दिया था कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, और जाहिर है इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मामलात अब बेहतर हो रहे हैं। वरना आपको पता है, जब सप्लाई चेन मुतासर हो तो अशिया खुरोनोश की कीमतें भी आसमान पर चली जाती हैं, और फिर उसकी जब डिमांड सप्लाई का इशू आ जाए तो मार्केट में वो जो आइटम अवेलेबल होता है उसकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। बिल्कुल जी। तो हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, 40 दिन का भी उन्होंने डेडलाइन दे दी है कि 40 दिन तक हम इसको मौखर कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद अवान का ये कहना था कि हुकूमती यकीन दहानी के बाद हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर करने का फैसला किया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 15.5% इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसके बाद पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर डीलर्स का मार्जिन 8 रुपए 64 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपए 98 पैसे फी लीटर कर दिया गया है। और हुकूमत की जानिब से मार्जिन में इजाफे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मुल्कगीर हड़ताल का फैसला वापस ले लिया है। अच्छा, अब जब मैं इससे पहले बात कर रही थी ना, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, हड़तालें होती हैं, तो क्या होता है, जो अशिया खुरनोश है, ये जो हमारी रोज़ाना खाना पकता है ना, इसमें जो रोज़मर्रा का आइटम है वो महंगा हो जाता है, वो भी पहुंच से बाहर हो जाता है। तो अशिया खुरनोश और फलों की कीमतों पे ज़रा नज़र डालते हैं और बताते हैं कि कराची में टमाटर की मैं बात करूँ ना, टमाटर हर खाने में जाता है ऑलमोस्ट। बदस्तूर 300 से 350 रुपए में ये मिल रहा है। प्याज 200 रुपए फ़ी किलो। अब सोचें प्याज कितनी जल्दी ख़त्म होता है, क्योंकि वो भी खाने में इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से धनिया है, धनिया जो है अब देखें आप 40-50 रुपए में इसकी गड्डी मिल रही है। और साइम, आप मुझे याद दिला रहे थे, मैं तो बचपन में अम्मा भेजा करती थी टमाटर लेने, तो थे। कहती थी सब्ज मिर्चें और धनिया ऐसे साथ में फ्री में ले आना। फ्री में दे दिया करते थे वो। अब तो किसी से कह दो कि भाई फ्री में डाल दो सब्ज मिर्चें और धनिया, वो तो इतनी प्रॉपर घूरी कर आके आपको देखते हैं। बिल्कुल जनाब, वो कहते हैं ये आप किस जमाने में रह रहे हैं, और धनिया और सब्ज मिर्चें अब आपको नहीं मिलेंगी। तो वैसे जान लेते हैं अपने नुमाइंदों से। हमारे साथ लाहौर से अलमास मौजूद हैं, कराची से इशरत हैं, और पेशावर से नवाब शेर ने हमें ज्वाइन किया है। तो हम इनके पास चलते हैं। पहले हम ज़रा लाहौर का रुख कर लें। लाहौर से अलमास ने हमें ज्वाइन किया। अलमास, आप बताइएगा कि अशिया खुरनोश की कीमतें क्या बता रही हैं आपको, कौन सी मार्केट में मौजूद हैं, और यहाँ पर टमाटरों की कीमतें क्या हैं? टमाटर हंडिया के बुनियादी अज़ा में सबसे पिंच करने वाला जो ख़वातीन होती हैं घर में, उनको टमाटर की कीमत सुन के एकदम से परेशान हो जाती हैं। लाहौर में जो हल्का टमाटर है वो 350 से लेके 360 तक है। जो अच्छे वाला टमाटर है, जिसको हम दर्जा अव्वल का टमाटर कहते हैं, वो 400 रुपये फ़ी किलो है। तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब ख़वातीन जो किचन में काम कर रही होती हैं उनको बताया जाए कि 400 रुपये फ़ी किलो, या उनके जो मर्द हजरात हैं जिनकी जेब से 1 किलो के 400 रुपये जाते हैं, एकदम से वो आग बगोला हो जाते हैं। ये कुछ दिन पहले तक तो क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल थी, गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी, सारा कुछ ये मामला चल रहा था। अब ये हड़ताल 3 दिन हो गए हैं, बंद हो चुकी है, लेकिन अशिया खुरनोश की कीमतें जो ऊपर गई थी हड़ताल के बायस, वो वापस नीचे अभी तक नहीं आ सकी। अजीबोगरीब मामला है। लाहौर में जो टमाटरों के रेट हैं वो 350 से लेके 400 रुपये फ़ी किलो तक है दर्जा अव्वल का। और इलाका वाइज भी हम ये कह सकते हैं कि गुलबर्ग हो या लाहौर में तो बड़ा मॉनिटर किया जाता है कि सरकारी निर्ख पर ही अशिया मिले और बड़ा चेक रखा जाता है। तो यहाँ पे क्यों 400 पे पहुँच गया टमाटर? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। सरकारी निर्ख जो आ रहे हैं वो 205 रुपये से 210 रुपये फ़ी किलो है। ये मैं कह लूँ कि 100% उस पर ज़्यादा कीमत पर बिक रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। अगर 100% हम करें तो वो 420 रुपये बनते हैं। ये इस वक्त 400 रुपये तक बिक रहा है, और जो दर्जा दोम का है वो 350-360 रुपये बिक रहा है। ये दुकानदारों से जब हमारी बात होती है, वो कहते हैं हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती करते हैं पैरा फोर्स वाले और दूसरे लोग जो कीमतों को कंट्रोल करते हैं, वो कमेटी, वो हम पर ज़बरदस्ती करते हैं। हम बाज़ार से 300 रुपये फ़ी किलो जो हमें कास्ट करता है, हम 210 रुपये किस तरह बेच सकते हैं। लेकिन वो बहरहाल इनका ये मामला चल रहा है।
और इसी तरह अदरक जो हंडिया के बुनियादी अज़ा में है वो इंपोर्टेड होती है। जो चाइना वाली है वो 550 रुपये है, जो जिसके अंदर बाल होते हैं वो थाईलैंड की अदरक है, वो 450 रुपये 460 रुपये लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर बिक रही है। प्याज दूसरी हंडिया की जो बुनियादी और सबसे ज़्यादा हंडिया में पड़ने वाला चीज़ है वो प्याज है। प्याज 180 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। और जो जैसे मैंने इलाके ये तो बताए, जो उन जगहों आप पर ये बेसिक जो सब्जियों की चीज़ें बता रहे हैं जिसके बगैर एक वक्त की जो हांडी है वो नामुकम्मल रहेगी, जिसमें प्याज है, टमाटर हैं, इनको ही मिला के कम से कम 1000 रुपये तो यहीं पे बन जाते हैं। तो वो शख्स जो कि माहाना 42,000 45,000 कमा रहा है वो तो एक वक्त का खाना बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहा है इस शहर, इस मुल्क के अंदर। इशरत खान हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। इशरत, आप बताइएगा कराची में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है या लाहौर जैसी ही है? बिल्कुल साइम, कराची में जो सूरत हाल है वो लाहौर जैसी ही है। सब्जियों के रेट मालूम किए जाएँ तो वो आप कानों को हाथ लगाएंगे। सबसे मेन रीज़न वही गुड ट्रांसपोर्ट्स की वजह से उनकी चूँकि स्ट्राइक चल रही थी 40 रोज़ के लिए मौखिक कर दिया है। आज से वो तमाम जो चीज़ें थी वो शुरू हो जाएंगी, तो शायद हम उम्मीद रखें कि कम होंगे, लेकिन अभी वही प्राइस चल रही है। अगर प्याज की कीमत मालूम की जाए तो आपको छोटी सी प्याज जो अगर सैलेड के तौर पर इस्तेमाल की जाए तो 1 बाइट या 2 बाइट होगा, वो आपको 140 से 150 रुपए। वैसे प्याज आपको मिल रही है जो ज़रा दरमियाने साइज़ की है वो 200 रुपए किलो मिल रही है। इसी तरह टमाटर की बात की जाए जो सालन में मेन चीज़ है, टमाटर मस्ट डलता है, उसकी कीमत मालूम की जाए तो वो आपको 400 450 480 रुपए किलो मिलता है। अदरक की बात की जाए जी, अदरक की भी 400 से ज़ायद की कीमत पे अदरक फ़रोख्त हो रही है। 400 से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ एरियाज़ के हिसाब से हम देखा जाए और कैटेगरीज़ के हिसाब से देखा जाए तो 400 450 480 500 इस तरह अदरक फ़रोख्त हो रही है। लहसुन की बात की जाए तो जी लहसुन की स्टार्टिंग भी 400 रुपए किलो से है। ये तो तमाम ये चीज़ें हैं। अच्छा, मिर्चों की बात की जाए तो वो 80 रुपये, छोटी छोटी मिर्चें 80 रुपए किलो है। इसी तरह अगर सब्जियों की बात की जाए तो लौकी 120 रुपये 150 रुपए किलो है। बटर चलो मान लिया कि वो सीज़न नहीं है, 800 रुपए किलो दस्तयाब है। इसी तरह करेले जो कड़वे कड़वे लोग ज़्यादा पसंद भी नहीं करते, वो आपको मिलेंगे 250 रुपए किलो। अच्छा, जो आप कह रहे थे ना अपने बचपन की याद को ताज़ा कर रहे थे कि अम्मी ने कहा मिर्ची भी डाल दो, हरा धनिया भी डाल दो, पुदीना भी डाल दो, तो साइम अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। 40 रुपए देंगे तो आपको पतली सी गट्ठी जो है वो धनिया पुदीने की मिलेगी, और वो भी थोड़ी सी, जिसमें आपको चटनी भी ढंग से नहीं बनेगी। तो टमाटर है वो सिर्फ और सिर्फ सालन में नहीं डलते हैं, अमूमन चावल के लिए चटनी और सैलेड के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है। बहुत से लोग तो उसके बगैर खाना पसंद नहीं करते। हम क्या खाएं, क्या चीज़ लें, क्या नहीं लें, यहाँ मार्केटों में आके पता चलता है कि मेरे ख्याल से 1 टाइम का खाना खा लिया जाए, 2 टाइम का खाना नहीं खाया जाए, 3 टाइम का। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि जैसे आपने भी कहा कि 40 से 42 हज़ार रुपये अगर आपकी इनकम है और 1000 रुपये रोज़ का, 1000 नहीं साइम, 1000 से ज़्यादा 1200 रुपये 1500 रुपये सिर्फ सब्ज़ी पे जाते हैं, जिनमें प्याज डेली नहीं खरीदी जाती, लहसुन अदरक डेली नहीं खरीदी जाती। वो हफ्ते का ख़रीद लेते हैं, कुछ लोग 15 दिन का ख़रीद के पेस्ट बना के रख लेते हैं, कुछ लोग टमाटर पेस्ट बना के रख लेते हैं। इस वक्त जिस शॉप पे मैं मौजूद हूँ वहाँ टमाटर आप देखिए बिल्कुल थोड़े से मौजूद हैं, बिल्कुल थोड़े से। वो यही कहते हैं कि जी पीछे से माल नहीं आ रहा, जो गोदाम में सेव किया हुआ था उसी को। और इस वक्त भी इस टमाटर की जो कीमत है वो 3.5 4 3.5 4, और इसमें काफी नुक्स है। मैं आपको ये कहूँगी कि बहुत अच्छी हम बात कर रहे थे, अब जैसे जख्मी टमाटर है ना, ये चीज़ क्वांटिटी कम है, वो सप्लाई डिमांड वाला मामला है, और इनकी क्वालिटी भी आप देख लें और फिर प्राइस भी बता दिए हैं। ज़रा हम चलते हैं पेशावर, और पेशावर में एक मसला और भी है। अशिया खुरनोश में हम फलों और सब्जियों की बात करें, यहाँ 20 रुपये किलो आटे का थैला 150 रुपये महंगा हो गया है, तो अब ये 3150 रुपये तक पहुँच गया है। नवाब शीर हमारे साथ मौजूद है वहाँ से। नवाब शीर, बताइएगा ओवरऑल सब्जियों के क्या रेट है, ख़ासतौर पर जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियाँ, और आटे का भी बताइएगा। जी सदफ, जब से होश संभाला है हम सिर्फ महंगाई ही महंगाई देख रहे हैं, और हमने कभी सस्ती चीज़ें देखी नहीं। हम यही सोच रहे हैं कि ये महंगाई कब ख़त्म होगी, अब ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। लेकिन जो दिन गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब भी अगर पेशावर में सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो पेशावर में सब्जियों की कीमतों को लगे हुए, हर चीज़ जो है वो काफ़ी महंगी हुई है। शलजम जो है वो पहले हमारे यहाँ
जो बेंस वगैरह है उनको खिलाया जाता था, लेकिन अब उसकी कीमत जो है वो 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच गई है। पहले कोई मुफ्त में भी जो है वो शलगम नहीं लेते थे, लेकिन अब 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक शलगम जो है वो फ़रोख्त हो रही है। अगर टमाटर की बात की जाए तो पेशावर की मंडियों में ईरानी टमाटर आया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो टमाटरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है और 250 से लेकर 300 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जो है वो टमाटर बिक रहे हैं। दुकानदारों से इस हवाले से जब बात की तो दुकानदारों का यही कहना है कि ये टमाटर जो है वो ईरान से आते हैं और पाक अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह से अब इन पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये इसकी वजह से जो है वो टमाटर की कीमतें काफ़ी जो है वो महंगी हो गई। जबकि दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर है उनकी हड़ताल की वजह से भी जो है वो सब्जियों और दीगर अशय खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो वाज़ेह फ़र्क आया हुआ है और उनकी कीमतें भी जो है वो काफ़ी बड़ी है। अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए, जो शिमला मिर्च है उनकी कीमत जो है वो 300 रुपये फ़ी किलोग्राम तक है। इसी तरह टिंडा, करेला, कद्दू वगैरह इनकी कीमतें जो है वो 120 से लेकर 150 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जो है वो है। अगर लहसुन और अदरक की बात की जाए तो लहसुन और अदरक की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा है। लहसुन की कीमत जो है वो 450 और 350 रुपये, इसी तरह अदरक की कीमतें जो है वो 550 और 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंची हुई है। मैं इस सारे मार्केट में फिरा हूँ, ख़ुद देखा है, मैंने एक भी दुकान में जो है वो सरकारी नरखनामा नहीं देखा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सरकारी नरखनामा जारी किया जाता है, लेकिन अभी मैंने ख़ुद सारी मार्केट का सर्वे किया है, लेकिन एक भी दुकानदार के पास मैंने कोई नरखनामा नहीं देखा है। और जो कीमतें मैंने आपको बता दी है ना, ये मैंने यहाँ के जो दुकानदार है ये उनकी कीमत है। अगर सरकारी नरखनामे की बात की जाए तो अगर टमाटर 250 रुपये मार्केट में मिल रहे हैं तो सरकारी नरखनामे में उसकी कीमत जो है वो 230-220 रुपये है। इसी तरह अगर शिमला मिर्च की सरकारी नर्ख पूछा जाए तो वो भी इसी तरह 220-230 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 300 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रहा है। जो ज़िले इंतज़ामी और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया तक महदूद है, सिर्फ नरखनामे जारी कर देते हैं, बाकी चेक एंड बैलेंस कोई नहीं रखा जाता। पेशावर में तो कुछ चंद हफ्तों से जो है वो डीसी साहब मौजूद ही नहीं है, वो कोर्स पे गए हुए हैं और उनकी जगह कोई मुतबादिल है भी नहीं, उनको तैनात भी नहीं किया गया। और जो दीगर ज़िले इंतज़ामिया के एहलकार है वो भी सिर्फ बाज़ारों में जो है, मैंने जिस तरह बता दिया कि सोशल मीडिया के लिए वो आके थोड़ी सी सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें निकाल के 1-2 बाज़ारों का विज़िट कर देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि हमने जो है वो बाज़ारों का सर्वे किया और नरखनामे चेक किए। कराची में तो तस्वीरों के लिए भी ACDC हमें बाहर नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, नवाब शेर, अलमास और अशरत, आप हमें अपडेट कर रहे थे ग्राउंड रियलिटी से। यही हालात रहे टमाटर की कीमतों के तो मुझे लगता है कुछ दिनों में ही टमाटर जो है वो सुनार की दुकानों पे मिलेंगे, छोटी छोटी थैलियों के अंदर, ग्राम के हिसाब से ना, 5 ग्राम 10 ग्राम के हिसाब से। अच्छा, फिर जब अगर टमाटर कम पड़ रहा है, प्याज कम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो फिर आप लोग जायके की शिकायत ना करें, फिर जैसा घर में खाना बन रहा है ना खा लें सबर शुक्र के साथ। यही मैं मशवरा दे सकती हूँ। कुछ लोग जो है ना वो आदत भी तो होती है, आदत से मजबूर भी तो होते हैं, चेंज करें ना आदतें अपनी। हाँ, तो मेरे ख्याल से टमाटर का मुतबादिल दही है ना, दही ऐड कर सकते हैं, दही ऐड किया जा सकता है। अब ना बताएं, पता चले वहाँ भी कीमतें बढ़ा दें। हम ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। बात करेंगे मीर रज़ा कत्ल के हवाले से। जो हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, अब जो सारे इशू रहे उसका फॉलोअप हम आपको देते रहे, लेकिन इस कत्ल के ख़िलाफ़ कराची में देखा हमने मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा और इसकी तहकीकात के लिए एक कायम कमेटी जो है उसमें मज़ीद 2 अफसरान, इंस्पेक्टर ग़ुलाम नबी आफरीदी और DSP हनीफ खान को शामिल किया गया है। अब बताया जा रहा है कि इसके बाद अरकान जो है, तहकीकाती कमेटी के अरकान की जो तादाद है वो 9 हो गई है। मकतूल मीर रज़ा के अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र कमेटी ने उनका मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच NCCA से वापस मंगवा ली है और दोनों डिवाइसेस को मज़ीद फ़ॉरेंसिक के लिए पंजाब फ़ॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि फ़ॉरेंसिक शवाहिद समेत दीगर जो तफ्तीशी नताइज हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल जी, और उन्हीं नताइज की रोशनी में केस की मजीद पेशरफ्त भी मुतवक्के है। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब रिसेंट क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। अफजल, बताइएगा मजीद तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, तफ्तीश में पेशरफ्त के हवाले से जो तहकीकाती टीम है उनकी जानिब से मीर रज़ा के वालिदैन को आगाह किया जा रहा है और उन्हें भी अब तक जो तफ्तीशी टीम है उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया हुआ है
देखने में भी यही आ रहा है कि जो भी टीम पेशरफ्त करती है उसके अंदर दोनों जो उनके वालिदैन हैं उनसे बाकायदा मशवरा किया जाता है। जैसे कि जो मकतूल मीर रज़ा की घड़ी और उसका जो मोबाइल है उसको इब्तदाई तौर पर तहकीकाती टीम ने फॉरेंसिक के लिए NCCIA को दिया था, लेकिन जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और उनकी जानिब से तजवीज़ दी गई कि इस मोबाइल और घड़ी को फॉरेंसिक के लिए पंजाब लैब भेजा जाए। तो उसके बाद जो है वो घड़ी को पंजाब लैब भेजने का फ़ैसला किया गया है, मोबाइल को भी पंजाब लैब भेजा जाएगा। उसके अलावा जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से एक DSP जो है जिनका नाम हनीफ बताया जाता है, उन्हें इस टीम के अंदर शामिल करने का कहा गया था, तो उनकी रजामंदी से उसे शामिल किया गया। लेकिन पुलिस ने अज खुद एक इंस्पेक्टर ग़ुलाम नबी आफरीदी को भी इस तहकीकाती टीम के अंदर शामिल किया, जिसके बाद मजमूई तौर पर तादाद 9 हो गई है। दूसरी जानिब 2 रोज़ कबल जो है वो जिब्रान नासिर की जानिब से इस पर जो है एतराज़ किया गया। उनका कहना है कि ग़ुलाम नबी आफरीदी को जो है वो टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए था और उनसे पूछे बगैर जो है वो इस इंस्पेक्टर को जो है उसके टीम का हिस्सा बनाया गया है। लिहाजा उन्होंने वालिदैन की जानिब से एतराज़ सामने आया था, जो कि वकील ने जो है वो फिर उस हवाले से मीडिया में भी बात की है। अब जो है वो तहकीकात जारी है और दूसरी जानिब मुसलसल इस कत्ल के ख़िलाफ़ एहतिजाज का सिलसिला भी जारी है। सिविल सोसाइटी हो, नौजवान नस्ल हो या मीर रज़ा के वालिदैन और उनके अहले खाना और उसके रिश्तेदार, वो एहतिजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची प्रेस क्लब 3 तलवार और शार फैसल पर एहतिजाज हुआ और एहतिजाज में बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर जिन पुलिस अफसरान ने तफ्तीश को ख़राब किया था और जो कत्ल का वाक़या है उसको ख़ुदकुशी करार देने की कोशिश की थी, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि DIG ईस्ट डॉक्टर फ़रूख लंजार और SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख को ओहदों से हटाया जाए, क्योंकि उनके मातहत जो एहलकार थे उनके ऊपर सिर्फ मलबा डाल देना काफ़ी नहीं है। बाकायदा उनकी इंस्ट्रक्शन से जो है वो मातहत जो एहलकार हैं या अफसरान हैं काम कर रहे थे और अब सिर्फ उनको ओहदों से हटाकर जो है सारा मलबा उन पर डाल दिया गया है, तो उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। दूसरी जानिब जो एक बात बताएगा कि अब मीर रज़ा की वॉच जो है और जो मजीद जो शवाहिद जो एविडेंस इकट्ठे किए थे वो पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे गए हैं, तो वहाँ से रिपोर्ट कब तक मुतवक्के है? देखिए अभी तक भेजे नहीं गए हैं। अच्छा। सिर्फ फैसला किया गया है और NCCIA से वो घड़ी और जो मोबाइल है वो वापस ले लिया गया है। उसको फॉरेंसिक के लिए पंजाब लैब भेजने के लिए जो है वो गुफ्तो शनीद जारी है, मशावरत जारी है। तहकीकाती टीम आज मुमकिना तौर पर मोबाइल और घड़ी को जो है वो पंजाब के फॉरेंसिक लैब भिजवाया जाएगा। जो 9 अरकान हैं इस तहकीकाती टीम के, उनसे भी 2 रोज़ कबल जो है वो शाम के वक्त जो टीम के सरबरा हैं डॉक्टर DIG आमिर फ़ारूकी, उन्होंने जो है वो इनसे मशावरत की और तमाम तर जो शवाहिद इकट्ठे किए गए थे उनका एक मरतबा फिर जायज़ा लिया गया है और जो अफराद शामिल तफ्तीश थे उनके बयानात को भी देखा गया है। तो मजमूई तौर पर मीर रज़ा कत्ल केस की जो तहकीकाती टीम है वो अपना काम आगे बढ़ा रही है, लेकिन अब तक कोई किसी बड़े ब्रेक थ्रू के हवाले से जो है वो ख़बर सामने नहीं आई है। सिर्फ जो शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला था वो ही जारी है। आज बताया जा रहा है कि जो जियो फेंसिंग की गई थी उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसमें भी मुतादिद जो नंबर्स हैं वो नैरो डाउन होंगे। तो इसी तरह से जो है वो तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो जाए वक़ुआ था उसका जो है वहाँ पर भी दौरा किया जा रहा है बार बार, और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे या इब्तदाई तौर पर जिन्होंने मीर रज़ा की लाश के हवाले से इतला दी थी उनसे भी क्वेश्चनिंग की जा रही है। तो ये सिलसिला जारी है, लेकिन कोई अभी तक बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई है। तमाम तर पहलुओं से मामला जो है उसे देखा जा रहा है। थैंक यू सो मच अफजल, आपने हमें डिटेल बताई। और देखिए जो वॉच वाला मामला है सबको पता है, कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ का क्राइम रेट भी सबको पता है, लेकिन यहाँ की जो फॉरेंसिक लैब है ना वो फंक्शनल नहीं है। तो हमेशा जब भी कोई भी फॉरेंसिक के लिए कोई चीज़ भेजी जाती है वो पंजाब भेजी जाती है, तो इसको इतना डिले करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। अच्छा जी, आपको जैसे कि पता है कि जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है मुल्क गिर मुख्तलिफ मुल्क के शहरों के अंदर। इसी तरह ही पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजह से कराची में भी आज धरने का ऐलान है और मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है, ट्रैफिक चौक नज़र आ रही है। नुमाइंदे
खुसूसी नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ऑन ग्राउंड सिचुएशन से अपडेट करेंगे। नज़ीर बताइएगा ट्रैफिक का दबाव किन किन शाहराहों पर है और क्या ऑल्टरनेट रूट्स हो सकते हैं उन शाहराहों के? देखिए साहिब, आज फर्स्ट वर्किंग डे भी है। उसके अलावा जो कराची का रेड जोन है, यहाँ पर जमात इस्लामी का धरने का दूसरा रोज है जो पेट्रोल पर नीली और दीगर के लिए किया जा रहा है। इस वक्त मैं गवर्नर हाउस से जो अगली सड़क है जो आई चंडीगढ़ रोड की जानिब जाती है और वहाँ से जो लोग आते हैं तो यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। कहीं पर बहुत ज़्यादा दबाव है, कहीं पर ट्रैफिक जाम है। कैमरामैन दिखा सके कि ये आपको आगे तक इसी तरह बसें सड़क पर बिल्कुल ऐसे रुकी हुई नजर आएंगी। और अगर ये जो सामने के जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये फवारा चौक जो ज़ेरा मार्केट की जानिब के, तो उस पर आप देख सकते हैं तो शहरियों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे दफातर ऐसे हैं जो चंडीगढ़ रोड और इतराफ में तो लोग जो चारा पैसल से जब मेट्रोपोल से होते हुए वहाँ जाने की कोशिश करते हैं तो गवर्नर हाउस वाला रास्ता तो बिल्कुल बंद है। इसी तरह जो लोग वहाँ से गवर्नर हाउस वाले रास्ते से होकर शहर की जानिब जाते हैं तो उस रास्ते को भी टाइट लगाकर बंद किया हुआ है। ले देकर ये एक रास्ता बचा है जिस पर मैं खड़ा हूँ, इस पर टू वे ट्रैफिक तो वैसे तो अलाउ है, लेकिन इस पर आपस में आमने सामने आ जाते हैं तो सामने हम देख रहे हैं काफी देर तक ट्रैफिक जाम की सूरत भी। अब भी कैमरामैन दिखा सके ये गाड़ियां आप देख सकते हैं और बसें लाइन से यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो ये बसें कोई पार्क नहीं है, ये बल्कि चल रही हैं और यहाँ पर उनको आप देख सकते हैं जो वर्कर है वो बसों से उतरकर फिर अपने दफातर जाते हैं। तो एक जानिब तो यहाँ बसों की लाइन लग गई है, दूसरी जानिब यहाँ से जो ट्रैफिक अपने दफातर या दीगर कामों पर जाने वाले लोग हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह, आप हमें एडिट कर रहे हैं। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब भी मौजूद हैं। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये तमाम तर धरने की सूरत हाल बनी तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब एक नुक्ते पर डट गए हैं। वो ये कहते हैं जी पेट्रोलियम प्राइस को आप 225 पर लेकर आएँ और ये जो लेवी के नाम पर आप टैक्स ले रहे हैं, लेवी टैक्स जो ले रहे हैं, इसको उन्होंने जगह टैक्स करार दे दिया है। बाद में वो कहते हैं अवाम को कीड़े मकोड़े समझे या कॉकरोच, जब ये निकलेंगे तो फिर जो है ना रास्ता भी नहीं मिलेगा। मतलब वो हवाला दे रहे थे वफाकी हुकूमत के हवाले से। तो ज़रा बात कर लेते हैं, मनम जफर साहब हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी, मनम जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। मनम साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपके मुतालबात जानना चाहूँगा, आप लोगों की कोई गुफ्तगू हो रही है इस हवाले से, मुशावरत हो रही है आप लोगों के मुतालबात के ऊपर, और कब तक आप लोगों ने सोचा हुआ है कि धरना दे के बैठना है आपने मुख्तलिफ शहरों में? धरने का तो अभी आगाज़ हुआ है और पाकिस्तान के चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में कल धरने का आगाज़ हुआ और आज धरने का दूसरा दिन है। हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाना चाहिए और इसी तरह पेट्रोल लेवी के नाम पर जो जग्गा टैक्स, जो भत्ता टैक्स वसूल किया जा रहा है लोगों से, और 1 लीटर पे सिर्फ अगर पेट्रोलियम लेवी की बात की जाए तो 25% जो है वो, यानी 1 लीटर पे 25% वो है जो पेट्रोलियम लेवी के नाम पे वसूल किया जा रहा है। और मजमूई तौर पे देखा जाए तो 325 रुपये पेट्रोल की कीमत है। इसमें 130 रुपये जो है वो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, लेवी और टैक्सेस मिलाकर हैं। तो ये तो आवाम पर पहले ही जो है, जो पिसी हुई आवाम है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए जिसके लिए मसला पैदा हुआ है, आप 1 लीटर पेट्रोल कौन डलवाता है? मजदूर डलवाता है, तालिब इल्म डलवाता है, मीडिया पर्सन डलवाते हैं, फूड पांडा तकसीम करने वाले डलवाते हैं, फूड राइडर डलवाते हैं, और आप ये जुल्म कर रहे हैं कि इतना भारी भरकम जो है वो जग्गा टैक्स, भत्ता टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। हमारा एहतजाज एक दिन का होता है। अब आप लोगों ने ये तय किया है कि ये धरना आप मुख्तलिफ शहरों में देंगे। एक तो ये मुझे बताएं, कोई आपने टाइमलाइन दी है इस हवाले से कि कब तक ये होगा? दूसरे, किसी हुकूमती अरकान की जानिब से कोई रब्ता हुआ आपसे? देखिए जी, हम मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ बैठे हुए हैं, चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुतालबात की मंजूरी तक ये धरना जारी रहेगा। अच्छा मुनम साहब, मैं कुछ तरह आपसे कोई टेक्निकल बातें जानना चाहता हूँ। एक तो जब ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई थी तो आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतें थी अराउंड 65, 72, 75, इसके ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही थी। पाकिस्तान में तब कीमतें थी पेट्रोल की तकरीबन 325 रुपये के, सॉरी 250, 60, 70 रुपये के अराउंड। आज जब आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतें दोबारा से 85, 86, 82 रुपये के ऊपर फ्लक्चुएट कर रही हैं तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 325 रुपये।
ये क्या साइंस है, क्या फॉर्मूला है? और पाकिस्तान में तो हमने ये चीज़ देखी है कि जो जब एक चीज़ बढ़ती है उसकी कीमत, तो वो बढ़ती चली जाती है, वापस आना बहुत मुश्किल होता है उसका। तो आपके पास इसके ऊपर क्या होमवर्क है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जो आवाम को नहीं पता? हुकूमत को इस वक्त पेट्रोल कितने का पड़ रहा है? देखिए जी, हुकूमत को पेट्रोल जो है वो एक्स रिफाइनरी जो रेट है पूरे वो पड़ रहे हैं 195 रुपये पड़ रहे हैं, और 130 रुपये जो है मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में 1 लीटर की बात कर रहा हूँ उस पर वसूल किए जा रहे हैं। जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो उस वक्त 28 फरवरी को पेट्रोल की कीमत 258 रुपये थी, और इसको एक साथ 55 रुपये बढ़ा दिया गया। 55 रुपये बढ़ा तो दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो है वो फ़ी बैरल कमी वाक़ हुई तो उस तरह इसका बेनिफिट आवाम को नहीं दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये कीमतों के अंदर तब्दीली होगी। अब आप देखें, अभी पेट्रोलियम डीलर्स ने पिछले दिनों जो है वो इस पर जो है वो हड़ताल की हुई थी, 14-15 दिन उनकी हड़ताल जारी रही। फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों ने की हुई थी, आपने उनसे मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात करने के बाद उनकी जो शरह थी वो बढ़ा दी गई, वो 8.5 रुपये थी, उसको 9.25 रुपये कर दिया गया। लेकिन एक आम आदमी क्या करे कि जिस पर आपने लेवी भत्ता टैक्स आयद कर दिया है, और इन हुक्मरानों के शाना अखराजात कम क्यों नहीं होते? क्यों जो है वो लोगों से जो है 1566 अरब रुपए गुज़श्ता फिस्कल ईयर के अंदर जो है लोगों से वसूल किए गए हैं। यानी जो आपने टारगेट रखा था उससे भी 100 अरब रुपए आपने ज़्यादा वसूल किए हैं, लेकिन अपने शाना अखराजात, अपने अलल्ले तरल्ले, अपने प्रोटोकॉल, अपने फ्री पेट्रोल, अपने फ्री बिजली की कीमतों पे भी किया था, बाद में पता चला उसकी कीमत में इजाफा हो गया। आप लोगों की एक्चुअली पार्लियामेंट में वो प्रेजेंस नहीं है कि हुकूमत आई थिंक उसको सीरियस नहीं लेती है। वजह क्या है कि आपके एहतजाज पे कहते हैं ना कोई ध्यान नहीं देता? हुकूमती अरकान ने अभी तक रब्ता ही नहीं किया आपसे, जबकि रात गए से जो सिचुएशन है वो सब रिपोर्ट भी हो रहा है। ये बात जो आप कह रही हैं, क्या माजी में लोगों को पता था कि आईपीपीज़ क्या होता है? ये तो जमात इस्लामी के धरने के ज़रिए पता चला कि वो आईपीपीज़ के जो बिजली जनरेट ही नहीं कर रही उनको उस चीज़ के पैसे दिए जा रहे हैं, ये तो पता ही नहीं था लोगों को। और 17 आईपीपीज़ से नेगोशिएट करने के बाद उनके मुआहदे ख़त्म किए गए हैं। अगर ये जमात इस्लामी का धरना नहीं होता तो इसी तरह मज़ीद जो है लोगों पे बोझ डाला जाता रहता। तो आईपीपीज़ का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हमारा एक मुतालबा ये भी है। इसी तरह महंगाई में कमी की जाना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हर चीज़ महंगी होती है। अशियाए खुरोनोश की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर अब कीमतें बढ़ रही हैं। जिस तरह डेली बेसिस पे आपने पेट्रोल के रेट मुकर्रर करना शुरू किए हैं, हर आदमी परेशान है। ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं मुनम साहब, आपकी इस बात से हम भी अग्री करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए। शेख खुरोनोश की कीमतें जो है वो आए रोज़ बढ़ रही हैं। लेकिन मुनम साहब, आप जिन लोगों के लिए एहतजाज कर रहे हैं उन लोगों के लिए परेशानियां भी आप लोग ही क्रिएट कर रहे हैं। एहतजाज असम्बली के बाहर भी हो सकता था, धरना किसी पार्क में भी हो सकता था। अभी हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है, शदीद दबाव है, चौक हो रही हैं शाहराहें, और फिर आप बता रहे हैं कि किसी हुकूमती अरकान ने राबता भी नहीं किया। तो अगर अभी तक राबता ही नहीं किया आपसे, और अब वो अगर अगले हफ्ता पूरा नहीं राबता होगा, तो फिर ये धरना आप लोगों का मजीद तवील हो जाएगा, तो आवाम तो बहुत परेशान हो जाएगी। देखिए जी, धरना तो तवील होगा ये, और ये धरना इसलिए है कि आवाम की ज़िंदगी तंग कर दी है। आवाम की ज़िंदगी की शारा इन्होंने ब्लॉक कर दी है। शहर कराची तो वो है कि हर जगह रेड जोन बना दिया है। अब आप यूनिवर्सिटी रोड जो शहर कराची की है, यूनिवर्सिटी रोड, ये लोगों के लिए रेड जोन बनी हुई है। लाखों लोग सफ़र करते हैं, इनके लिए मुसीबत पिछले 5 साल से की हुई है। और मुझे बताया जाए, मैं तो यहाँ खुद मौजूद हूँ फवारा चौक पे, कौन सा ट्रैफिक जाम है। और वैसे भी कंटेनर लगा के बंद किसने किया है? ये तो हुकूमत ने बंद किया है कंटेनर लगाकर। हम तो पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चारों सूबों के अंदर जमात इस्लामी ने बैकवक्त शुरू किया। एक पत्थर नहीं फेंका गया, कोई शीशा नहीं तोड़ा गया। और बताएं ना ज़रा, ये सारी पार्टियां, ये बताए MQM, ये नून बताए, ये पीपल्स पार्टी बताए, जो मज़े ले रहे हैं हुकूमतों के, इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती। आम आवाम के लिए क्या किया है इन्होंने? ये बात करते हैं, दीगर चीज़ों पे मौज़ूआत इनके मौज़ूआत होते हैं, फॉर्म 47, फॉर्म 45, ये मसनूई जंग लड़ रहे होते हैं। लेकिन आम आदमी के मसले के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, महंगाई के हवाले से, ये इनका एजेंडा ही नहीं है इनका। ये तो आप मनम साहब कह रहे हैं कि अवामी एजेंडे पर बात उस तरह से नहीं की जाती जो करनी चाहिए। बट मुझे बताइएगा, कितनी उम्मीद है आपको कि जब आप इस धरने एहतजाज से उठेंगे तो वाकईतन पेट्रोल प्राइस 225 या उसके आसपास हो जाएंगे? देखिए, हम पूरी तरह पुरुमीद हैं। धरना हमने शुरू किया है, आज दूसरा दिन है, और इंशाअल्लाह ताला ये धरना
मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र साहब हमारे प्रोग्राम मौजूद थे। और हमारा भी देखिए, हमारा भी यही मानना है और यही कहना है और यही मुतालबा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें कम होनी चाहिए। बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अब कहूँ कि मैं जाके बाहर सदफ का रास्ता ब्लॉक करके बैठ जाऊँ, मैं दफ्तर ना आने दूँ किसी को, या मैं ऐसा कोई एहतजाज करूँ, हड़ताल करूँ जिससे आम आवाम के लिए परेशानियाँ क्रिएट हों। तो ये भी एक बात है। बट लेट्स सी कि ये धरना कितना सूदमंद साबित होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब अवामी इशूज़ पर बात होती है तो हम देखते हैं कि ये जो मसले हैं इन पर डिबेट होनी चाहिए, इन पर बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट पे बात होनी चाहिए। सियासी जमातों को टॉक शोज़ में आकर अपने सियासी मसाइल को एक तरफ रख के अवामी इशूज़ पर बात करनी चाहिए। तो फिर हुकूमत भी बात सुनेगी, फिर उस पर मिल बैठ के सब कोई नतीजा भी निकालेंगे। और सिर्फ एहतजाज पुरान तरीके से करें, लेकिन एहतजाज आपका आईनी हक भी, बट कोई सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें, बताएं कि किस तरीके से प्राइस को इस पॉइंट पर लाया जा सकता है। ये भी एक अर्जी अगर आप हुकूमत को दें तो हो सकता है कि वो आपका फार्मूला जो है वो काम कर जाए। लेकिन वाक़तन ये हकीकत है कि इस वक्त जो एक आम आदमी है ना, उसकी ज़िंदगी का जो असल मसला है वो इस महंगाई से वो रोज़मर्रा निमट रहा है, दीगर मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल में वो से कैसे गुजरेगा, इस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। बिल्कुल जी। यहाँ पर मैं अब आगे बढ़ते और आपको एक ख़बर बताते हैं कि जनाब बांग्लादेश ने डावन में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर पहली टेस्ट फतह हासिल कर ली है। क्या बात है। तो बाखबर सवेरा हो और हम खेल के मैदान से आपको स्टोरीज ना दें, ये तो मुमकिन नहीं है। जनाब ये बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी पहली कामयाबी है और ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 198 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 426 रन बनाकर 228 रन की बरतरी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स 284 रन पर ख़त्म हुई, जिसके बाद बांग्लादेश को फतह के लिए सिर्फ 57 रन का हदफ मिला और बांग्लादेश ने यह हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कैमरॉन ग्रीन ने 104 रन की शानदार सेंचुरी स्कोर की, ताहम उनकी इनफरादी कारकर्दगी टीम को शिकस्त से ना बचा सकी और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हसन महमूद ने मैच में मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल करके फतह में अहम किरदार अदा किया। अब आप सोचें बांग्लादेश की क्रिकेट कहाँ पर चली गई है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 9 विकेटों से उन्होंने शिकस्त दी है। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर, पहली टेस्ट की फतह है ये और बांग्लादेश की। तो और जो उनके जज्बात थे, जिस तरह वो उसका इजहार कर रहे थे, वो भी बड़े दिलचस्प थे। जाहिर सी बात है, बड़ी मेहनत करके ये टेस्ट मैच है और आजकल हम देख रहे हैं कि जब से T20 फॉर्मेट आया है, टेस्ट मैचेस पर उतना फोकस नहीं किया जाता। मैं किसी और मुल्क की मिसाल नहीं दूंगी, मैं सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल दूंगी। हम लोग टेस्ट को उस तरह से सीरियस लेते नहीं हैं। अटेंशन स्पैन का भी इशू है ना हमारे साथ, तो ये तो ओवरऑल हो गया, ग्लोबली हो गया। दुनिया भर में अटेंशन स्पैन जो है वो बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन, शॉर्ट रील्स, इनकी वजह से हमारा कम हो गया। लेकिन क्रिकेट में अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो जाना, दैट डजंट मेक सेंस। लेकिन आई थिंक वो T20 फॉर्मेट है, उसी दिन नतीजा निकल आता है और जल्दी जल्दी जी 20 ओवर खेल के दोनों टीमें अपनी अपनी इनिंग्स खेल लेती हैं 20 ओवर्स में और बड़ा फास्ट पेस होता है। लेकिन फास्ट पेस हम अभी भी उस तरह से फास्ट पेस नहीं हुआ। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ तो हमें तेज़ क्रिकेट खेलनी होगी, तेज़ क्रिकेट खेलनी चाहिए। ये मैं आपकी इस बात से अग्री करता हूँ। और जो मैच बड़ा सनसनी खेज हो, दिलचस्प हो, इंटरेस्टिंग किस्म का मैच हो, तो फिर वो आपका देखने का भी दिल करता है। अगली इनिंग्स भी, उससे अगली इनिंग्स भी, हार जीत तो होती रहती है। सुस मैच चलता रहेगा तो फिर किसका अटेंशन रहेगा। देखिए आप, ये तो अटेंशन स्पैन का इशू है। T20 ना फौरन तेज बकेट लिस्ट में तो ये भी है कि मैं जी लॉर्ड्स के ग्राउंड में बैठ के टेस्ट मैच देखूं, बिल्कुल एंजॉय करके, लाइक पिकनिक सॉर्ट ऑफ। लेकिन आप कह रहे हैं हाँ जी, अच्छा ठीक है, चलें जी मूविंग। अच्छा तो आपको ज़रा ये भी बता दें जनाब, शाहीन शाह अफरीदी की पाकिस्तान गोल्ड ने चैंपियन डे कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। डू और डाई मैच में साइम अयूब की पाकिस्तान वाइट्स को 5 विकेट से शिकस्त दी, फिर 173 रन का हदफ 28 ओवर में पार लगाकर मतलूबा रन रेट भी हासिल किया। हैदर अली ने 69 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, फिर पाकिस्तान वाइट्स पहले खेलकर 172 रन बनाकर आउट हुई थी। इसी तरह हसन नवाज की 50 भी रायगा चली गई। आपस में बड़ा अच्छा खेलते हैं हमारे खिलाड़ी, शायद उनका वो कंफर्ट जोन है एक दूसरे के साथ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैचेस होते हैं। टूर्नामेंट का फाइनल मंगल को पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान गोल्ड के दरमियान मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। क्या ही बात है। तो भाई ज़बरदस्त है ये और कहते हैं ना, अभी तैयारी इनको कर लेनी चाहिए 2027 के लिए। अभी से तैयारी करें, डिसाइड कर लें कौन कैप्टन होगा, कौन हमारा एक प्लेइंग 11 जो है उसे फिक्स कर दें इन दैट सेंस कि उसमें आप थोड़े बहुत 1-2 खिलाड़ी जो है ऊपर नीचे होते रहें, लेकिन एक टीम आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो।
ताकि फिर मैच में जो है ना हम यही ना सोचते रहें जी अब ये नया खिलाड़ी आया है, इसको ज़रा टाइम लेगा, वार्म अप होने में टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें ज़रा गौर करने वाली हैं। अच्छा, साथ ही आपको ये भी बता दें कि हॉकी में क्या हो रहा है। हॉकी जो कि हमारा कौमी खेल है और काफ़ी अरसे से वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं आई है। तो कौमी हॉकी टीम मैनेजमेंट की अब संगीन जो इंतज़ामी गलती है वो आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए बड़ी, कहते हैं ना, शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। हॉकी वर्ल्ड कप के इब्तदाई मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी कॉर्नर मिला तो बचाने के लिए पाकिस्तान के पास सेफ टिकट ही मौजूद नहीं थी। कैन यू इमेजिन, आप खेलने गए हैं, सेफ टिकट नहीं है, सूरत हाल संभालने के लिए भी साबिक कप्तान इमाद बट हैं, उनको ड्रेसिंग रूम की तरफ दौड़कर बैग लाना पड़ा। ताखीर पर रेफरी ने क्या किया, कप्तान अबू बकर को ग्रीन कार्ड दिखाकर 2 मिनट के लिए मैदान से बाहर कर दिया। अब मैच में पाकिस्तान को एक ही मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त भी हो गई। बस जाहिर सी बात है, जब इस तरह तैयारी होगी तो शिकस्त तो होनी थी। कौमी टीम अब अपना अगला मैच वेल्स से खेलेंगे। अब यहाँ पर क्या चीज़ नहीं होगी ये हम देखेंगे। मतलब इतना निगलेक्टेड हमारा कौमी खेल है, वेरी सैड कौमी खेल है हमारा, और आपने उसको इतना निगलेक्ट किया हुआ, इतना इग्नोर किया हुआ कि इस तरह की एम्बैरेसिंग खबरें, ये हमारे मुल्क के लिए एक एम्बैरेसमेंट है ना। देखिए, अब आप मैच खेलने जा रहे हैं प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से और आपके पास सेफ्टी किट ही नहीं है, और उस पर उस बात पे फिर आपको ग्रीन कार्ड आके आपको बाहर बिठाया जा रहा है। इंटरनेशनली कौन से ऐसे बड़े गेम्स हैं जो हम खेल रहे हैं? मैं उन एथलीट्स की बात नहीं कर रही, बट एक हॉकी है, फुटबॉल में तो हम है नहीं, क्रिकेट है, तो ज़रा कुछ तवज्जो दे दें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए जनाब, हम लेते हैं एक ब्रेक और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन, और हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं और बात करेंगे जो अहम इश्यूज़ हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो ज़ाहिर है इस वक्त एक जो इशू है उस पर बड़ी बाज़गर सुनाई दे रही है, और ये सिलसिला शुरू हुआ था जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक फ़िक्री गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है और नए इंतज़ामी यूनिट्स होने चाहिए, नए सूबे होने चाहिए। तो अब ये डिबेट इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई तो बाकायदा इस हवाले से सर्वे भी हो रहे हैं। इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेरे एहतमाम कौमी सतह पर एक मुबाहिसा हुआ और इसमें शुरा मौजूद थे जो कि सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक था। कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करना नागुज़ीर है और अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। अच्छा, इसके जो की पॉइंट्स थे, अगर मैं सर्वे के हवाले से बात करूं तो उसमें यह था कि जब पाकिस्तान के अभी 4 सूबे हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा उस वक्त आबादी 33 मिलियन थी, अब आप आबादी चेक करें तो कहाँ पर पहुँच गई, तो वसाइल की तकसीम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। अच्छा, ये तो मुल्क में एक हवा चल रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये हवा तेज़ होती जा रही है। मानसून की हवा की तो हम बात नहीं मैं कर रहा, यहाँ पर सूबों की हवा की बात कर रहा हूँ। अवामी मसाइल के लिए हल के लिए मनसूबा मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राना एहसान अफजल साहब, उन्होंने कहा कि 4 सूबों को 12 या 16 करना है, लेकिन किस बुनियाद पर करना है, ये एक पहलू है। लोकल बॉडीज बनाई हुई हैं लेकिन वो बाइख्तियार नहीं है। नए सूबे बनाने के भी अगर सूबे मईशत की बेहतरी में किरदार नहीं अदा करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जनाब उनका मौक़िफ़ था। मुबाहिसे में सियासतदानों, मुकर्रीरीन और मुमताज़ माहिरीन ने शिरकत भी की। अच्छा, तो ये तो इस पर भी बात करेंगे और साथ ही ज़रा हम सियासी मंजरनामा भी शामिल कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम मुस्लिम लीग नून की, जिनके वफाक में हुकूमत है। अब सियासी मैदान में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इम्तहानात से वो गुजर रहे हैं। हुकूमत की जो अहम इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को लेकर वो बहुत ज़्यादा खफा है। इल्ज़ामात भी उनके बहुत ज़्यादा सीरियस नौयत के हैं, दांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। पहले पंजाब में भी नताइज तैयार हुए थे, वैसे ही आज़ाद कश्मीर में किए गए। नून लीग की एक और इत्तेहादी जमात है MQM पाकिस्तान, उन्होंने भी मुल्क में नए सूबों को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। तो किस किस महाज पर कहते हैं ना कि इस वक्त हुकूमत देखे और लड़े। अच्छा, कौमी डायलॉग की बात की है MQM ने, और खालिद मकबूल सिद्दीकी इस हवाले से कल गुफ्तगू कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आइन में इसका जिक्र है तो फिर सूबे क्यों नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल जी, सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। वकला से बात कर ली है, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि इंतजामी यूनिट बनाने की हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ये कहते हैं कि सिंध तकसीम नहीं होगा, लेकिन मैं मुत्तहिदा को तकसीम होता ज़रूर देख रहा हूँ। जनाब इस बारे में बात भी कर लेंगे। फिर मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा उन्होंने जो बयान दिया था ना, उन्होंने कहा था एक मीम है और एक खे है,
और एक फे है। तो फारूक सत्तार साहब के लिए जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो खैर वो उनके अल्फाज तो नहीं कहूँगी। बहरहाल इस पर बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने ज्वाइन अच्छा। किया है, उनके साथ ऑडियो कनेक्ट की गई है। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सादिया, ये तो अब मिक्स्ड राय है, नासिर हुसैन शाह साहब का भी हमने मौक़िफ़ बता दिया, इस पर MQM का क्या मौक़िफ़ है वो भी बता दिया। MQM तो ये कहते हैं कि हम कानूनी जो चाराजोई जो तहरीक होगी उसमें भी हम भरपूर साथ देंगे, सूबों को की हम हिमायत करते हैं और मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? थैंक यू वेरी मच। मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सिंध ना पहले कभी तकसीम हुआ था, ना होगा, ना आइंदा होगा। जिसको शौक़ है वो ये शौक़ ज़रूर पूरा करे। देखें, कल खालिद मकबूल साहब ने ये बात की कि आइन में लिखा है, बिल्कुल आइन में लिखा है, सूबे बनाने का तरीक़ाकार आइन में लिखा है। हम भी ये बात करते हैं कि आइनी तरीक़ा है, उसको इख्तियार करें। MQM हिम्मत करे, कौमी असेंबली में भी MQM मौजूद है, सेनेट में भी MQM मौजूद है और सिंध असेंबली में भी मौजूद है। करारदाद लाएं, अगर वो करारदाद जो है वो पास हो तो बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन एक पहली बात ये कि जो ये लफ्ज़ी जमा खर्च, कहानियाँ सुनाना, अपने वोटर सपोर्टर को अट्रैक्ट करना, इसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं समझती। लेकिन आपके ख्याल में सादिया क्यों नहीं होनी चाहिए मजीद सूबे? कोई इसका लॉजिकल आंसर अगर आप मुझे दें कि व्हाई नॉट? अच्छा सदफ, मेरे पास इसका, मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये सवाल पूछती हूँ, आपके प्रोग्राम से भी पूछ लेती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जो अभी हमने बजट पास किया 30 जून को, वफाक के पास पैसे नहीं थे निज़ाम चलाने के लिए। FBR अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सका, तो इसका मतलब ये है ना कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। अच्छा, जब आपके पास पैसे नहीं है, जब आप कहते हैं कि 16, 18, 30, 33 पता नहीं कितने सूबे बन जाएंगे या कितने यूनिट्स बन जाएंगे, उनको चलाने के लिए, उनका स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जितने 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, फिर उनके लिए जहाज खरीदने पड़ेंगे, उनके लिए गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी, वो ये सारा, और उनके सेक्रेटेरिएट्स बनाने पड़ेंगे। अपनी अर्निंग तो नहीं है, वफाक को तो सूबे पैसे देते हैं ना, सूबे कमा के देंगे ना पैसे तो। हाँ अच्छा, सूबे कमा के देते हैं ना, तो भाई वफाक के पास तो पैसे नहीं है, तो जो उनका इदारा है जो कलेक्शन करता है वो FBR है, टैक्स कलेक्शन, वो तो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं करने पा रहा, वो तो अपने टारगेट्स ही नहीं अचीव करने पा रहा। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले कई सालों से हमें शिकायत है। सूबे तो सिर्फ एक सेल्स और सर्विसेज वाला टैक्स वसूल करते हैं, बाकी तो सब वफाक टैक्स कलेक्शन करता है पूरे पाकिस्तान से, वो तो टारगेट ही नहीं है। तो वफाक इतना बड़ा डिवीजन कहते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? सेक्रेटेरिएट्स बनाने होंगे, उन डिविजन्स को पैसे देने होंगे, उन सूबों को सब कुछ करना होगा, तो वो निजाम कैसे चलेगा जब आपके पास शुरू होगा ना? एकदम से थोड़ी 16 सूबों का मंसूबा आ जाएगा, 18 का आ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक सूबा जो है, मुझे, क्योंकि मेरी फरमाइश है, MQM की फरमाइश है ना कि सिंध तोड़ दें, तो आप सिंध में 4 सूबे बना देंगे या कराची वफाक के हवाले कर देंगे, तो बात ये है कि ऐसा होगा नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। बेसिक आपका ये है कि कैसे करेंगे, जहाज भी देने होंगे, गाड़ियां भी देनी होंगी, पैसा कहाँ से देंगे, बेसिक आर्गुमेंट ये। अदरवाइज आपको कोई इशू नहीं है अगर ये मसला हल हो जाए? नहीं जी, बिल्कुल। देखें, इशू तो बिल्कुल सिंध के अवाम की तरफ से, देखें सूबे बनते हैं अवामी डिमांड पर, सिंध के अवाम की डिमांड ही नहीं है सूबा, ये तो MQM का फरमाइशी प्रोग्राम है। जिस तनख्वाह पे वो नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल खुद एडमिट किया कि जी 26वीं तरमीम आ गई, किसने पूछा था? 27वीं तरमीम आ गई, किसने पूछा था? ऐसे ही सूबे बन जाएंगे। कोई आ रहा होता हूँ, जगह जगह वॉल चॉकिंग हुई होती है, कराची को वफाक के हवाले करो, वो किसने मेरी बात तो अवाम का आपकी बात करनी। मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने एक मिनट साइम, एक सेकंड दे दें। देखें, ये मैं कह रही हूँ ना, MQM का फरमाइशी प्रोग्राम है, बाकी कहीं कोई डिमांड नहीं है। पूरे सूबे में आप सर्वे करा लेना, आप सर्वे करा लें, पूरे सूबे में कहीं ये फरमाइश नहीं है सिवाय, और ये MQM की आज की फरमाइश नहीं है। आसिफ साहब, कबादर कराची को वफाक के हवाले करने पे आप कह रही हैं सिर्फ MQM की डिमांड है?
नहीं, मैं देखें, मैं वही कह रही हूँ ना कि ये अच्छा, ये सब जितने लोग फरमाइशें कर रहे हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी ही क्यों ना हो, ये सब वफाकी वजीर हैं। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्लान आउट है इनके पास, कोई फिजिबिलिटी है इनके पास? नहीं, सिर्फ टीवी शोज में आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से सूबे नहीं बनते या कोई कानून नहीं बनता। बिल्कुल डिबेट करना चाहते हैं ये सूबाई बात कौमी सादिया, जब मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें होती हैं सदर मुमलिकत के साथ, तो उनसे उस मुलाकात में ये बात नहीं पूछी जाती? ज़ाहिर है उन्होंने ये बात की है, कोई कैलकुलेशन होगी, कोई उनके पास स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, या आपको लगता है कि ये बात बस ऐसे ही निकल गई? देखें, उन्होंने खुद ही इस बात को मेरा ख्याल से 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके वजाहत दी थी। मुझे लगता है सारे टीवियों ने ये बात चलाया था कि मेरा ये मतलब नहीं था, शहबाज शरीफ साहब टर्म पूरा करेंगे। और प्रेसिडेंट सवाल नहीं करते, प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट को जवाब दे नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा है। प्रेसिडेंट के पास वो जरूर जाते हैं प्रेसिडेंट। और ये भी मैं आपके प्रोग्राम से बता दूं, वैसे बड़े करीब है ना, इसलिए सवाल पूछा। सदफ, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उससे 1 दिन पहले वो प्रेसिडेंट से मिले थे कराची से, वो फुटेज चला था। और उसके बाद शाम में दूसरे दिन उन्होंने लाहौर में जाके ये तकरीर की थी कि जी सूबे बनने चाहिए, सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो ये भी बात मैं आपके प्रोग्राम से बिल्कुल वाज़े तौर पर कहती हूँ कि प्रेसिडेंट साहब से उन्होंने इस मामले पर कोई डिस्कशन नहीं की। तो आपको साथ लगता है कि जो सारी डिबेट छिड़ी हुई है, पूरे मुल्क में बहस चल रही है, पोल्स चल रहे हैं, टॉकिंग चल रही है, बयानात आ रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, ये आपको लगता है कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है, ये बिला वजह हो रहा है, इसका कोई ग्राउंड, इसकी रीजन नहीं है और ये कुछ भी नहीं होगा? मैं तो बिल्कुल ये समझती हूँ ये टाइम पास है, लोगों का डाइवर्जन करने के लिए, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या वफाकी इदारे हो, वो डाइवर्जन करते हैं। पाकिस्तान का असल इस वक्त मसला पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान का असल मसला इस वक्त दहशत गर्दी है, पाकिस्तान का असल मसला इस वक्त महंगाई है। हुकूमत की तर्जुमान है, तो ये आपकी पार्टी की पोजीशन है कि सूबे जो हैं इस पे सारी जो डिबेट हो रही है बस खाम ख्याली है, ये बातें हैं और इसमें जी मैं तो कई दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ। MQM सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये, और मैं तो बचपन से बड़ी हो गई, इलेक्शन का टाइम थोड़ी है जो वोटर सपोर्टर को अट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पर। देखिए उनका खैर अव्वल तो उनका तो ऑन ग्राउंड कोई वोटर सपोर्टर भी नहीं है ना, लेकिन उनको जिंदा तो रहना है ना, उनको जिंदा तो रहना है। कई दफा मेरे सूबाई वजीर चैलेंज कर चुके हैं मुस्तफ़ा कमाल को कि वो इस्तीफा दे और इलेक्शन लड़े ना, उनको पता चल जाएगा कि उनके कितने वोटर सपोर्टर उनके साथ हैं जो ये फरमाइश कर रहे हैं। ये बात लेकिन एमकेएम ने थोड़ी छेड़ी थी, ये बात एमकेएम ने तो शुरू की ही नहीं थी, ये बात तो एक वफाकी वजीर की जानिब से शुरू की गई थी और इस पे वज़ीर दिफा भी ऑन बोर्ड है, अलीम खान साहब बिल्कुल। अच्छा, तो मैं तो कहती हूँ ना कि ये जितने वफाकी वजीर हैं ये जाए ना अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करें ना, उसको बताएं ना कि हम ये चाहते हैं। टीवी पे तो आ जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज है जो आप लोगों ने देखी है? आपके तो टीवी शोज में लोग आके ये भी यहाँ तक दावे कर रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि लोग दावे कर रहे हैं कि जी फैसला हो चुका है, सब प्लान हो हमारे सियासतदान कहते हैं वो आईनी तरमीम आई थी हमने देखी नहीं और बस फिर वो तरमीम भी आ जाती है। तो ऐसे वो मेरी बात सुने, देखें सदफ, ये बिल्कुल जो लोग ये बात करते हैं ना, मैं उनके लिए देखें, जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी ना और उसको छुपा के और लोगों के साथ डिबेट किए बगैर, पॉलिटिकल फोर्सेस को उस पे ऑन बोर्ड लिए बगैर जब पहला अटेम्प्ट किया गया था तो वो फेल हो गया था, अगर आपको याद होगा, और 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं हुई थी। फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड किया था, चाहे वो PTI क्यों ना हो। उनसे भी हमने मौलाना फजलुर रहमान के थ्रू बात की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इमरान खान ने उनको मना किया और वो बैक ऑफ हुए। 27वीं आईनी तरमीम आई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने डिबेट ऑन की थी और उन्होंने ट्विटर पे रखा था कि जी 27वीं आईनी तरमीम है। जो लोग ये बातें करते हैं कि जी हमें नहीं पता, तो भाई फिर आप क्यों बैठे हैं? फिर आप सियासत तो नहीं कर रहे, फिर तो आप नौकरी कर रहे हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है, जितनी तनख्वाह मिल रही है उतनी आप बातें कर रहे हैं टीवी पे आके।
अच्छा वैसे सादिया, ये मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी है जिसको इस चीज़ से इशू है। इस वक्त ना हम देख रहे हैं कि MKM को कोई इशू है, ना जमात इस्लामी को कोई इशू है सूबों से, ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कोई इशू है, और इस साथ साथ हम जो देख रहे हैं जो वफाकी वज़रा हैं वो भी इस बात की तायद कर रहे हैं और इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कोई डील हो जाएगी, को आप लोग राज़ी हो जाएंगे किसी बात पे आके या नहीं? देखिए मैं पहले दिन से ये बात कह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं सिंध की हद तक बात करूँगी जहाँ कि मैं नुमाइंदा हूँ, जिस असेंबली का मैं हिस्सा हूँ, वहाँ तक की मैं बात करूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के इंतज़ामी यूनिट्स या सिंध की तकसीम के मामले पर बिल्कुल वाज़े है कि सिंध एक था, सिंध एक है और सिंध एक रहेगा। ठीक, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये जितने, देखिए मुस्लिम लीग नून का अभी तक कोई क्लियर स्टांस सामने नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर बिल्कुल वाज़े है। और मैं दूसरी बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहूँगी कि पाकिस्तान में आइन में लिखा है 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान को हमें मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देना चाहिए। हमारे पास सूबे में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ 11 साल से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। और जो मोहसिन नकवी साहब के ज़ेरे असर कैपिटल, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, CDA उनके अंडर आता है, उसका नतीजा भी निकले ना। अगर वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, अगर उसमें कोई फ्लॉज हैं तो वो भी तो दूर करने की जरूरत है ना सादिया। नहीं तो बिल्कुल, देखें सदफ, मैं तो हमेशा, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा है, कभी मैंने इस बात से इनकार नहीं किया कि कोई कानून बनता है उसमें तरमीम लाई जा सकती है। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस को लगता है, क्योंकि MQM रिप्रेजेंट करती है, PTI रिप्रेजेंट करती है सिंध असेंबली में, अगर इनको लगता है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में फ्लॉज है, कोई कमी बेशी है, अमेंडमेंट लाएं, हम डायलॉग करेंगे, असेंबली में बिल लाएं, हम अमेंडमेंट अगर ठीक होगी तो उसको जरूर करेंगे। तो फिर आने वाले वक्तों में हम पीपल्स पार्टी को PTI, जमात इस्लामी और MKM के साथ बैठे अवामी मसाइल का हल तलाश करते हुए देखेंगे। बिल्कुल, इसमें देखिए हमने कभी ये बात नहीं इनकार की, पीपल्स पार्टी डायलॉग पर फारूक सत्तार साहब कहते हैं बिलावल साहब टाइम ही नहीं देते उनको। देखिए मैं उन बेचारों का तो आप लोग नाम ने, उनका तो एक ही रोना है कि उनको गवर्नर वापस कर दें, उनका तो सिर्फ एक ही रोना है, उनका तो आप नाम ना लिया करें। और मुस्तफ़ा कमाल साहब, अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपका कुछ चलती नहीं है, बिल आ जाते हैं और आप लोगों को कहते हैं वोट कर दिया जाए, तो इससे बेहतर है, क्योंकि आप अवामी पॉलिटिक्स तो करते नहीं हैं, अवाम आपके साथ नहीं है, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए मिनिस्ट्री से। ओहो, चलें, थैंक यू सो मच। सादिया जावेद, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ थी और सारे इशू पर बात कर रही। तो ये जी सियासत में हो रहा है, अब देखते हैं डिबेट आगे कितना मैच्योर होती है और क्या होता है। लेकिन सादिया ने तो ये कह दिया कि ये सिर्फ टाइम पास हो रहा है, खाम ख्याली की अफसानवी बातें हैं, ये कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है इन बातों का। मैं हैरान हूँ वैसे, तो हम भी इतने सीरियसली पोल्स शोल्स हो रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं। पोल्स तो वही इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस करा रही हैं ना, वो तो पोल्स उनकी जानिब से हो रहे हैं, हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं जो बातें हमारे सामने आ रही हैं। वही जाना चाहिए। चलें मूविंग फॉरवर्ड जनाब, टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। जब हम इस तरह पोल्स, आजकल सर्वे बड़ा मैटर करते हैं, तो ज़रा टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं फिर। बिल्कुल जी, टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे नौजवान दुनिया भर में जाते हैं, मुल्क का नाम रोशन करके आते हैं। इसी तरह ही टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तानी नौजवान आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों को मनवा रहे हैं और पाकिस्तान का परचम भी बुलंद करते नजर आ रहे हैं। अब एबटाबाद की तालिबा हैं हिरा खुर्शीद, इन्होंने चीन में होने वाले ICT ग्लोबल फाइनल्स में शानदार कारकर्दगी से दूसरी पोजीशन हासिल की और हिरा ने कंप्यूटिंग ट्रैक में हिस्सा लिया और ये एजाज़ अपने नाम किया। अच्छा, इस मुकाबले में 75 मुल्कों से 2,20,000 से ज़ायद तलबा के दरमियान ये मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तान से 10,000 से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की और ये पोजीशन रही है। आपने देखा कि किस तरीके से हिरा खुर्शीद ने फिर पाकिस्तानी परचम भी देखें आप कितना सरबुलंद हुआ है। तो ऐसे ही हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों में हम टैलेंट देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। तो चलें जी फिर बात कर लेते हैं होनहार तालबा हिरा खुर्शीद हमारे साथ हैं। दूसरी पोजीशन उन्होंने आलमी मुकाबले में हासिल की है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो हिरा। सबसे पहले तो ये बताइएगा ये मुकाबला क्या था, इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँची कैसे आप इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए?
अच्छा, ये जो होता है, ये जो है हमारे पास कंपटीशन है, ये हमारे पास हर साल करवाता है, हुआवे कंपनी करवाती है। अब जो हुआवे होती है वो हर यूनिवर्सिटी के साथ उसकी एक आईसीटी अकेडमी होती है। मैंने अपनी मैं कॉमसेट्स की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की आईसीटी अकेडमी से यहाँ पे अप्लाई किया था और मेरे साथ जितने भी पीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बच्चे थे उन सब ने अप्लाई किया था। उसके बाद कुछ राउंड्स पाकिस्तान में कंडक्ट होते हैं, पहले कुछ इसके होते हैं राउंड्स, वो होते हैं ऑनलाइन होते हैं। उसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स आगे जाते हैं उनका एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बेस पे हमारे पास 3 लोगों की एक टीम बनती है जो कि हमारे पास रीजनल फाइनल्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। वो जो हमारे पास होता है ये रीजनल फाइनल, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जितने भी सेंट्रल एशियन और जो हमारे पास मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं सब में आपस में मुकाबला होता है। अब इन सब कंट्रीज में जो हमारे पास टॉप 2 होते हैं, तो हम लोग उस टाइम भी हम लोग सेकंड आए थे, पाकिस्तान की टीम सेकंड आई थी, तो वो जाते हैं आगे चाइना ग्लोबल फाइनल्स में compete करने। अब हमारे पास सारा प्रोसेस सेम होता है, लेकिन हमारे पास जो रीजनल फाइनल्स और हमारे पास ग्लोबल फाइनल्स होते हैं वो हमारे पास एग्जाम्स होते हैं, जिस तरह से हमारे पास लैब के एग्जाम्स होते हैं, वो उसमें कोई हमारे पास थ्योरी के क्वेश्चंस या इस तरह से नहीं होता। तो ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की आईसीटी आपने कहा कि थ्योरी नहीं होता, उसमें लैब प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप लोगों का क्या प्रोजेक्ट है जिसको इतनी पजीराई मिली और फिर आपने ज़ाहिर है आपने इसमें एजाज़ भी हासिल किया? अच्छा, जो हमारा बेसिकली ट्रैक था ना कंप्यूटिंग ट्रैक, वो उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट होती हैं टेक्नोलॉजीज। जो आप बात कर रहे हैं वो है हमारे पास इनोवेशन ट्रैक होता है। तो हमें वो उन लोगों ने ऑलरेडी इस तरह से हमारे पास आम पेपर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, उस तरह से उन्होंने एक ऑलरेडी पेपर होते हैं हमारे पास और वो हमारे पास 8 घंटे का एग्जाम होता है। तो वो हमने वहाँ पे अटेम्प्ट किया था, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस थे, उसमें हमारे पास बहुत सी चीज़ें थी, उसमें हमारे पास कोई हमारा स्पेसिफिक कोई हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं था। सही है। अच्छा, तो हिरा, पाकिस्तान से 10,000 तलबा और आपने पूरे इतने सारे आई थिंक 2,20,000 कितने बता रहे हैं, इनमें आपकी सेकंड पोजीशन। तो मुझे ये बताइएगा ऐसा क्या ख़ास था आपके प्रोजेक्ट में जो वहाँ पर जजेस को जिसने मुतासर किया? शायद हमारा जो टीम वर्क था, सबसे जो हमारे पास वहाँ पे हमने काम किया, वो हमारी ये स्ट्रेटेजी थी कि हम लोगों ने काम डिवाइड कर लिया था। जो भी हमारे पास थी डोमेन्स, हमने उनको डिवाइड कर लिया था ताकि हर बंदा जो उसकी डोमेन होगी वो उस पर सही से काम कर सके। तो हम लोग 3 लोग थे, तो हम लोगों ने 3 लोगों पे डोमेन्स भी 3 थी, हम 3 लोग भी 3 थे, हमने तीनों पे डोमेन्स डिवाइड कर दी थी। तो इस तरह से हमारे पास ईजी हमें हो गया था। और जो बाकी टीम्स थी उनमें जो है वो मोस्टली ये इशू था कि उन लोगों ने जो है अपने पार्ट्स डिवाइड नहीं किए थे। तो वो उस टाइम पे, क्योंकि वो 8 घंटे होते हैं, आपने वहाँ पे जाके बैठना होता है, आपने आपस में वो भी करना होता है, कोलैबोरेट करना होता है, तो वहाँ पे वो लोग फिर कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन हमने पहले से अपनी डोमेन्स को है डिवाइड किया हुआ था। तो हिरा, इस वक्त बहुत से तलबा तालिबात आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी स्टोरी से इंस्पायर भी हो रहे हैं, चाहे एआई हो, साइबर सिक्योरिटी हो, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, वी नो। बच्चों को, स्टूडेंट्स को कौन से शोबों पे मज़ीद ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? कौन से शोबे ऐसे हैं जिनको वो बाद में अपनी जॉब लाइफ में कैपिटलाइज कर सकते हैं अच्छे से? सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल एआई है। सबसे पहले हमारे पास, जिस तरह से हम सबको पता है कि एआई ही फ्यूचर है। उसके बाद हमारे पास मशीन लर्निंग है, आईओटी है, अच्छा एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। ये वो चीज़ें जो शायद के मतलब ये जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि पहले हमारे पास होती थी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो वो चीज़ें अब एआई से रिप्लेस हो चुकी हैं। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं आईओटी, क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर का काम होता है, ये रिप्लेस, क्योंकि ये काम कोई भी नहीं कर सकता। जो एक इंसान होगा जिसको इस चीज़ पे एक्सपर्टीज होंगी वो ही इस काम को कर सकता है। और एआई और एमएल तो है फ्यूचर, ये तो सबको पता है। तो ये वो फील्ड्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स आगे काम हो जाया कर सकते हैं। तो हिरा, वैसे आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, ज़रा ये भी बताइएगा। मेरा फ़िलहाल प्लान एमएस का ही है, क्योंकि मेरा अभी डिग्री का 1 साल रह के मैं अभी अपने 4th ईयर में जाऊंगी, अभी मेरा 7th सेमेस्टर होगा। मैं फ़िलहाल एमएस का प्लान है। अच्छा, और एमएस भी आप कंप्यूटर साइंस में करेंगी? जी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और मज़ीद जो इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनमें शिरकत के हवाले से आपके कोई प्लान्स हैं? पाकिस्तान का परचम और आप किस किस मुल्क जाके बुलंद करना चाहती हैं? इस साल दोबारा जो हुआवे का हो रहा है हमारे पास कंपटीशन, तो मेरा सफ़ा प्लान है कि मैं इस दफ़ा या फिर इनोवेशन ट्रैक में पार्ट लूँ, क्योंकि उसमें हमारे पास अपना जो हमारे पास FYP होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, हम लोग वो करते हैं प्रेजेंट। तो मेरा भी 7th सेमेस्टर है, मैंने काम भी करना है FYP पे। तो मेरा ये प्लान है कि मैं इस दफ़ा दूसरे ट्रैक में अप्लाई करूँ इनोवेशन में, उसके बाद फिर देखें क्या होता है।
ठीक है, थैंक यू सो मच हिरा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये पाकिस्तानी टैलेंट आप देख रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं बड़ी खुशी होती है कि हमारे नौजवान बच्चे बच्ची अब टेक्नोलॉजी के मैदान में भी कितना आगे हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो देखें आप, बस वही बात है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है जनाब। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक अपडेट देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ेली इदारों की कारकर्दगी और इस्लाहाती प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ारत दाखिला के इदारों को जदीद खतूत पर ट्रांसफॉर्म करना हदफ है। आवाम को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाएं। इदारों को खुद मुख्तार होना चाहिए, हर मामला वजारत को ना भेजें। मोहसिन नकवी ने तमाम इदारों को बाहमी कोऑर्डिनेशन मजबूत बनाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा, लैंड रिपोर्ट अथॉरिटी समेत नए इदारों को मुकम्मल सपोर्ट दी जाएगी, दरकार वसाइल मुहैया किए जाएंगे। इदारों के सरबराहान डेटा और साइबर सिक्योरिटी के मौसर इकदाम करें, 2 साला जामे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करें। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हज ऑपरेशन में मनशियात स्मगलिंग का केस ना होना कारकर्दगी का सबूत है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, वफाकी इदारों में काम ना करने का कल्चर था, हमने सोच बदली है। चलिए यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अभी आप जरा लेटेस्ट अपडेट पर अगर जाएं ईरान अमेरिका सिचुएशन पे, मैं आपको बस ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक तकरीब थी बड़ी, वहाँ पे खिताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि बस हम ईरान को शिकस्त दे रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, और उसके बाद आबना हरमुज़ जो है वो अमरीकी इलाका करार दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाइट हाउस के एक सीनियर अहदेदार हैं, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब मजाक कर रहे थे, उन्होंने किसी से मुशावरत नहीं की। अब इससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्या होगी कि व्हाइट हाउस ही तरदीद कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान। मतलब ये दिन भी देखने थे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के, ये दिन भी आने थे कि मतलब वर्ड स्पीचलेस हो गए ना, वर्ड्स खत्म हो गए। बात ही ऐसी ना करें कि बाद में चौथे मोहल्ले में आबना हुर्मुज़ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो हम उसको अमरीकी इलाका बना करार दे देंगे। सोचें आप। अच्छा जी, ईरान के आर्मी चीफ ने अमरीकी फ़ौजियों के सर की कीमत मुकर्रर कर दी है और कहते ये हैं कि अमरीकी जारे को हलाक या गिरफ्तार करने वालों को $30,000 इनाम और नया असलहा दिया जाएगा। तो ईरान मतलब ये भी बड़ा कहते हैं ना, वहाँ से भी ऐसे ही बयान आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी तो शौक है ना वो बूट्स ऑन ग्राउंड्स करने का और लेफ्ट राइट करने का। तो जितने फौजी अभी वैसे लेफ्ट राइट हैं मशरिक़ वस्ता में, वो उनके सर की कीमत लगाए बैठे हैं। इससे ज़्यादा एक्सप्लोजिव जो रिपोर्ट है वो वॉशिंगटन पोस्ट ने जारी की है। वो ये कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमन कायम करने में अमरीका नाकाम रहा है, यानी कि जो मौसर सिफारतकारी होनी चाहिए थी उसमें अमेरिका नाकाम हो गया। खलीज ममालिक में अमेरिका के इत्तेहादियों में सदर ट्रंप से मुतालिक मायूसी बढ़ रही है। अब आप सोचें, वहाँ तो अमेरिकी बेसिस हैं और वो बेसिस इसलिए थे कि कभी हम पर अटैक होगा तो अमेरिका हमें बचाएगा, मगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अब खलीजी रहनुमाओं को खदशा है कि सदर ट्रंप ईरान से अमन के लिए ज़रूरी सिफारतकारी में नाकाम रहे। एक अरब अहदेदार ने बताया कि ईरान के खिलाफ जंग सदर ट्रंप ने शुरू की, लेकिन कीमत अरब कंट्रीज अदा कर रहे हैं। इसलिए खलीज में अमेरिका मुखालिफ जो एक कहते हैं ना गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, और वो जायज़ है। आपने पेट्रो डॉलर जो सारी थ्योरी थी वो इसी बेसिस पे थी कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेंगे। जब वक्त आया तो आपके थॉट्स भी फुस हो गए, पेट्रियाट्स भी ख़त्म हो गए, आपके पास अपना भी उनका ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया, और जिन जिन ममालिक मशरिक़ वस्ता में थे वो उन सब की धज्जियाँ उड़ा दी ईरानी मिज़ल्स ने। अच्छा जी, ईरानी फ़ौज के सरबरा ये कहते हैं कि ईरान के मुहाफ़िज़ अमरीकी जारहियत का जवाब देंगे। ईरान से जंग ने अमरीकी फ़ौजी बर्तरी का दावा खाक में मिला दिया और अमरीकी फ़ौजी अड्डे ख़ित्ते में अपनी साबिका हैसियत पर वापस नहीं आ सकेंगे। बहरा ओमान से निकलना होगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब कहते हैं कि दुश्मन के सामने हथियार नहीं डालेंगे। मुआहिदा माहिरीन की मुशावरत और मुल्की मफाद में किया था। इसराइल आलमी ताकतों की हिमायत से खित्ते में बदअमनी फैला रहा है। ये तो बात अंडरस्टूड ये है। और बीच में ये खबर भी आई थी कि पासदारान इनकलाब से खुफिया राब्ता अमेरिका की जानिब से किया गया है। तो ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी पर चलें, सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मसूद साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं इनका अदम एतमाद हमें नज़र आ रहा है अमेरिका टुवर्ड्स अमेरिका। आपको लगता है जो गुस्सा है ये गुस्सा अब हमें किसी तरीके से एक्शन की सूरत में भी नज़र आएगा कि अपने आप को डिस्टेंस करेंगे, ये कोई अब नए मुआहदे होना शुरू होंगे, होने क्या जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले से प्रेडिक्ट किया जा रहा था और क्लिंटन ने कहा कि ट्रंप हैज लॉस्ट मिडिल ईस्ट। उन्होंने कहा इवन ही डजंट नो दैट कि उसने ही हैज लॉस्ट मिडिल ईस्ट।
और फिर अभी जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन की भी एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा है व्हेन यू बिकम अनरिलायबल, तो उन्होंने कहा देन दी जो कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में, उन्होंने कहा दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट ऑप्शन। दैट्स वाई आप देखें कि रियलाइजेशन तो ऑलरेडी आ गई है, और ये लोग समझते हैं जीसीसी कंट्रीज कि जब अपने वो बेसिस को डिफेंड नहीं कर सके आउट ऑफ 17-16 तो दे आर मैसिवली डैमेज, और कहते हैं जब वो नहीं कर सके फिर हमें ये क्या सेव करेंगे, इंटरसेप्टर्स भी नहीं है। दैट्स वाई इनके देखे ना कि जो कॉन्फिडेंस था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे, यूएई में या दुबई का बड़ा नाम था, कतर का था, तो दैट हैज बीन शैटर्ड। और जिस तरीके से ड्रोन्स के हमले हुए, मिसाइल्स के हमले हुए, तो रियलाइजेशन है कि अमेरिका प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, और दुनिया समझती है कि द यूनाइटेड स्टेट्स ए डिक्लाइनिंग एम्पायर या पावर के तौर पे वो है, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन ये है खित्ते से देखें ना, प्री कंडीशन क्या थी एमओयू की कि 30 डेज में वो ये सराउंडिंग एरियाज जो है ईरान के वो विकेट करेंगे। दैट्स पे आपने देखा ग्रेजुअली दे वर शिफ्टिंग देयर एसेट्स फ्रॉम जीसीसी टू जॉर्डन की तरफ लेके जा रहे थे। दैट्स वाई जॉर्डन पे जो मैक्सिमम अटैक्स क्यों हो रहे थे, बिकॉज इन्होंने अपने जहाज वहाँ शिफ्ट कर दिए थे, F-35 भी, ब्लैक हॉक्स भी और स्टूस भी वहाँ पे लेके गए थे। सो दैट्स वाई आप देखें कि जब ये सिक्योरिटी अलायंस हुआ है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीज का, विच है आप देख रहे हैं इसको इंडोस अभी ट्रम्प ने ओपनली भी कर दिया है कि जी उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, रीजनल कंट्रीज को इसको अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। सिमिलरली ईरान ने भी इस तरह बात की है। सो रियलाइजेशन है, और फिर ये एक और चीज ये भी रियलाइजेशन है कि ज्योग्राफी कैन नॉट बी चेंज, आप अपने हमसाया को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप आपस में ट्रस्ट के साथ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, इक्वलिटी के साथ रहें, तो मेरा ख्याल उस पर सबका कंसेंसस है। और दैट्स वाई कि ओमान और ईरान के दरमियान ऑलमोस्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के मैनेजमेंट पे अगर अंडरस्टैंडिंग हुई है, दैट टू वाइल टेकिंग जीसीसी कंट्रीज ऑन बोर्ड। तो मेरे ख्याल में हालात उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रियलाइजेशन है। अमेरिका को आप समझ दे आर फेस्ट कि उनको एक ऐसा सेटबैक मिला है, स्पेशली यहाँ पे। अब अमेरिका के लिए मसाइल तो बहुत ज्यादा है, स्पेशली मसाइल बहुत ज्यादा हैं। और अभी आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि इट्स अ डिक्लाइनिंग स्टेट, और इन द इयर्स टू कम ये हमें डिक्लाइन मजीद होती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसी कंडीशन में कि जब नेटो से डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मशरकी ममालिक गुस्सा हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल जो है वो नेतन्याहू, मतलब अमेरिका और इसराइल जो है वो उनका एक गठजोड़ बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप के और चाइना के साथ क्या ताल्लुकात हैं वो भी हमें पता है। क्या ये कहना दुरुस्त होगा ऐसे वक्त में कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की का जो मक्का मुआहिदा है मुश्तरका, ये अरब मुल्कों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बन के उभरा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि ये तीनों ममालिक की अहमियत आप देखना यूनिक किस्म की है, हर एक की अपनी एक अहमियत है। और फिर आप देखें तीसरी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है मुस्लिम उम्मा में, अबाउट 57 कंट्रीज में से। और अभी आहिस्ता आप देखें इजिप्ट विल बी नेक्स्ट जो उसको ज्वाइन करेगा, बाकी ममालिक भी हो सकते हैं इसमें ज्वाइन करें। और दो देखें कि अनफॉर्चुनेटली जीसीसी में हम देखते हैं वेस्ट एशिया में मुस्लिम कंट्रीज दे आर डिवाइडेड, आपस में इनके बाद हालात ठीक नहीं है। फिर इजराइली के साथ आपको पता है कुछ के ताल्लुकात हैं, तो वो भी एक मसला बना हुआ है। बट स्टिल यू विल सी कि मेजॉरिटी कंट्रीज सब्सिक्वेंटली हो सकता है इवन नॉन मुस्लिम दे विल जॉइन दिस अलायंस, क्योंकि पाकिस्तान को जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल दैट हैज रिजन, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, पाकिस्तान हैज इमर्ज एज ए कन्वेंशनल पावर के तौर पे। फिर लीडरशिप बहुत मजबूत है, डिसीजन मेकिंग मिलिट्री लीडरशिप जिस तरीके से कर रही है बहुत ज़बरदस्त है, तो उस वजह से क्रेडिबिलिटी बन गई है। और इसीलिए देखने के वी हैव रिप्लेस, जहाँ पे पाकिस्तान ने साउथ एशिया में इंडिया को रिप्लेस किया सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे, इसी तरह वेस्ट एशिया में भी हमारा इन्फ्लुएंस रहा है तो पाकिस्तान का वो। और फिर ये जो अब अलायंस बना है ये खित्ते के अंदर एक क्रेडिबिलिटी, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इट विल प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और एक डेटरेंस के तौर पे इमर्ज कर रहा है। तो मेरे ख्याल में कोऑपरेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा। और ये भी बताइएगा, अभी हम ज़ाहिर है बहुत खबरें इस हवाले से आती रही, ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत मुकम्मल नहीं हो पा रही है, मुआहिदा होने के करीब था, अब मुआहिदा ना होने की खबरें आ रही हैं। तो अब क्या इसमें आप अमरीकी फोर्सेस का कोई किरदार देखते हैं, अमरीका का कोई किरदार देखते हैं? क्योंकि
ओमान को तो अमेरिका बैक कर रहा था इस सिचुएशन में। जी हाँ, देखिए कि ओमान में ये दो फैक्टर्स हैं। ओमान ने शुरू में ये कहा था कि वो किसी ऐसा एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी। ये कुछ अर्सा पहले उनकी स्टेटमेंट थी। तो दैट्स वाई देखिए पीछे ओमान के पीछे अमेरिका भी है एंड जीसीसी, बाकी मुस्लिम कंट्रीज का, जीसीसी का, सऊदीज का इन्फ्लुएंस तो है। लेकिन ओमान फिर देखें ना कि वो एमिकेबल, वो ये चाहते हैं कि जीसीसी कंट्री जब ऑन बोर्ड होते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर्स तो वो हैं असल में देखा जाए तो, अगर वो एग्री करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग को, तो फिर तो किसी को इतराज नहीं होगा। इवन ट्रम्प भी देखें, ट्रम्प के लिए भी सेफ एग्जिट इसी तरह हो सकती है। अगर ये जीसीसी वाले मान लें, ट्रम्प कहेगा भाई देख लो हमने ये इसमें डील करवा दी है और स्ट्रेट ऑफ हार्मस खुल जाएगा, अब न्यूक्लियर पे हम कंसंट्रेट करेंगे। सो यू कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। सो अमेरिकन प्रेशर इसलिए यकीनन होगा, क्योंकि देखें ना इसमें अभी गेम भी हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देख के चीजें प्लान करता है। ईरान ने ये कहा है कि एंट्री जो होगी मेरिट साइड से होगी, तो उसमें वो चीज़ें कंट्रोल करना चाह रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा और फिर कहा एग्जिट जो होगा ओमान वाली साइड से हो। एंट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने कहा है कोई अमेरिकन जहाज और कुछ जो दुश्मन ममालिक वो समझते हैं इजरायलीज हैं या कोई हैं, वो यहाँ पे इंटर नहीं होंगे। तो वो चीज़ वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और साइमल्टेनियसली ईरान ये भी चाहता है कि एग्जिट पर भी मेरा इन्फ्लुएंस है। सो ये अमेरिकन नहीं चाहते हैं। अमेरिकन का तो मानना ये है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, सो वो वाला मसला है। लेकिन होपफुली मुझे लगता है कि सेटल कोई ना कोई चीज अंडरस्टैंडिंग फाइनली हो जाएगी। दैट्स वाई आप देखें कि अमेरिका इंस्टेड ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटजी उन्होंने शिफ्ट कर दी है, तो इकोनॉमिक प्रेशर स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम वो प्रेशर ईरान पर रखना चाहते हैं। वो इकोनॉमिक फ्यूरी का नाम दे रहे हैं। एक चीज़ और मुझे बताइएगा, वॉशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है ये बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि अब तक जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था वो ये था कि ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो एक्चुअली किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचना चाहते, उनकी वजह से मुआहदा नहीं हो पा रहा है, या जो एक टेंशन क्रिएट हो गई है ये हो रही है। बड़ी अच्छा उनको ऑफर की गई थी अमेरिका की जाने से, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट तो हमें ये बता रहा है कि ये जो मुआहदा है इसके लिए जो एक मौसर सिफारतकारी करने की ज़रूरत थी, डोनाल्ड ट्रंप उसमें नाकाम हो गए। तो अब आप मुझे बताइएगा कि अब गोल पोस्ट जो है वो चेंज हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब पर जिम्मेदारी आयद की जा रही है, तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए सबसे ज्यादा जो मुश्किलात में है, प्रेशर में है, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ही है, क्योंकि अभी उनके सर पे बहुत सारी सोर्स लटक रही हैं और स्पेशली आप देखें ना कि डोमेस्टिक सीन्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। इलेक्शंस भी आ गए हैं, मिड टर्म भी है, म्यूनिशंस भी उनके पास नहीं है, 70% ऑलमोस्ट इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं और इसके अलावा इन्फ्लेशन बढ़ गई है। $4 प्लस का एक गैलन वहाँ पे ऑयल जो गैस है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में है, और फिर पेट्रोल डॉलर वाला प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो दैट्स वाई वो तो समझता है किसी न किसी तरीके से कोई चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग हो। दैट्स वाई अभी देखो ना ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बिहाइंड द सीन सीक्रेटली दे वर कम्युनिकेटिंग विद द IRGC, अमेरिकन दे वर इन कांटेक्ट विद देम थ्रू बरजानी जो प्रेसिडेंट है इराकी कुर्दिस्तान के। तो हर ऑप्शंस को ये आजमा रहे थे और वो एक सेफ एग्जिट चाह रहे हैं, अभी भी चाह रहे हैं। इलेक्शन से पहले वो चाहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ इनको मिले, एटलीस्ट ट्रम्प जाके कह सकेगा कि ये हमने ये चीज़ें अचीव की हैं। तो मेरा ख्याल में अभी स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। और देखें ना ईरानीज क्यों चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दे वांट टू प्रोलॉन्ग द कॉन्फ्लिक्ट। ये कहते हैं इलेक्शन तक ये जाए ताकि ट्रम्प को शिकस्त हो जाए और एम्बेरसमेंट उसको हो। दैट्स वाई वो इसको भी लिंगर ऑन करना चाह रहे हैं, ट्रम्प इसको एग्जिट करना चाह रहे हैं किसी भी सूरत में। दैट्स वाई उनकी बिहाइंड द सीन आप देखेंगे सपोर्ट ज़्यादा ओमान की होगी किसी तरीके से इसको सेटल करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने बड़े इन डेप्थ हमें सारी बातों से आगाह किया, अपने एनालिसिस से आगाह किया। जनाब एक अपडेट है मेरे पास इसी से रिलेटेड, और वो ये है कि वज़ीर आज़म का मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे की हिमायत में सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर सदर ट्रंप की हिमायत के इजहार पर ईरान का शुक्रगुजार हूँ, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म का, ऐसा कहना था कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की अपने ममालिक और ख़ित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा।
सदर ट्रंप की जुरतमंदाना फैसला कुन क़यादत ने लाखों जानें बचाने में किरदार अदा किया, ऐसे कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। उन्होंने मज़ीद कहा कि पायदार अमन हमारी अक़वाम के रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल की बुनियादी ज़रूरत है। तो वज़ीर आज़म का मक्का मुश्तरका दिफ़ाई माहदे की हिमायत में सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं इस तरह के वाक़यात में बहुत इजाफा हो रहा है सोशल मीडिया के इस्तेमाल में, और ख़ासतौर से जो डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं, हम यूट्यूब की बात करें, हम इंस्टा की बात करें, टिकटॉक की बात करें, तो वहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो ज़्यादातर कहते हैं ना उन्होंने बड़े अपनी उनके फॉलोवर्स हैं, अक्सर और बेशतर वहाँ से इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। यहाँ पर जी शमसूबी उर्फ आयशा, उनका मैं जिक्र करूंगी, उन्हें गोली मार के कत्ल किया गया है और कत्ल का मुकदमा जो है मकतूला के वालिद की मुद्दत में थाना टेक्सला में दर्ज किया गया है। अच्छा, इसकी जो पूरी डिटेल है वो बड़ी कहते हैं ना दिल दहला देने वाली है कि किस तरह से एक शख्स ने फ़ोन पे कॉल किया इस लड़की को, फिर लड़की जो है अपने भाई बहन के साथ जाती है और फिर फायरिंग करके इस लड़की को मार दिया जाता है। बिल्कुल जी, तो मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल और एआनत जुर्म की दफ़ात के तहत दर्ज हुआ है। FIR के मतन के मुताबिक मकतूला के वालिद का ये कहना है कि बेटी के मोबाइल पर काशिफ नाम के शख्स की कॉल आती है, वो भाई बहन के साथ बाहर चली गई। कुछ देर बाद मुझे इत्तला मिली कि मेरी बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। THQ अस्पताल टेक्सिला जाकर बेटी की लाश की शनाख्त की और दूसरी बेटी और बेटा ज़ख्मी थे। बेटे ने बताया कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स ने फायरिंग की, बेटी को गर्दन पर गोली लगी जिससे गाड़ी बेकाबू होकर डंपर से टकराई और जाँ बहक हो गए। अच्छा, फुटेज में हम ये देख रहे हैं कि दो शख्स हैं, वो बाइक से उतरते हैं, फायरिंग करते हैं, उसके बाद दोबारा बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। तो हमारे नुमाइंदे इस हवाले से हमें मज़ीद क्या डिटेल बताएंगे, उनसे बात कर लेते हैं। बाबर मलिक हमारे साथ हैं। बाबर, बताइएगा, अब मुकदमा दर्ज हो गया है, CCTV फुटेज भी सामने आ गई है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, पुलिस ने और क्या मालूमात हासिल की हैं? जी हाँ, ये अफसोसनाक वाक़या है। पहले तो इसके ऊपर CPO रावलपिंडी हसन मुश्ताक सुखेरा ने नोटिस लिया और SP पठुहार जो है चौधरी असर पर मुश्तमिल एक आला सतही पुलिस की तहकीकाती टीम बनी है जो टेक्सला में इस गुनाह कत्ल की वारदात की तहकीकात कर रही है और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ने मुल्ज़मान का सुराग लगा लिया है और उनके 2 सहूलतकारों समेत 4 अफराद जो हैं इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। अब CCTV फुटेज के समेत जो दीगर CCTV फुटेज है, क्योंकि मुल्ज़मान ने हेलमेट पहने हुए थे और इनकी मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट भी नहीं था और ये इस इलाके के रहने वाले भी नहीं बता रहे, लेकिन जो ज़ेर हिरासत हैं वो यहाँ के सहूलतकार हैं। तो पुलिस तो जो SHO टेक्सला हैं जवाद शाह, ये इनकी टीम तो मुतहरिक है, तो पुलिस ये भी दावा कर रही है कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो शफाक मुल्ज़मान हैं जिन्होंने इस गाड़ी के ऊपर फायरिंग करके शमसू उर्फ आयशा को कत्ल और उसकी बहन को शदीद ज़ख्मी किया है, वो उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। तो पुलिस की जानिब से टीमें टेक्सला के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने CCTV फुटेज निकलवाई और मोबाइल फ़ोन से जो मुख्तलिफ जगह से लोकेशन मिली, जो कॉल्स वगैरह आई, उसका भी डेटा हासिल करके कातलों तक पहुँचने की भरपूर कोशिश कर रही है और दावा किया जा रहा है कि 24 आवर्स के अंदर जो है मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और KPK हुकूमत से या KPK पुलिस से भी इस हवाले से रब्ता किया गया। तो बाबर, एक चीज़ बताइएगा, ये जो मुल्ज़मान है इनके बारे में क्या पता चला है, ये हैं कौन, क्या नाम है इनके और हुआ क्या था वाक़या? क्योंकि ये भाई की तरफ से जो बताया गया वो ये कि एक फ़ोन कॉल आई थी और फिर ये लोग गए हैं, आई थिंक उसके बाद ये वाक़या पेश आया। देखिए, टिकटॉकर लड़की है और वो मशहूर टिकटॉकर है और इस मामले में क्योंकि कुछ 100 दुश्मन और 100 दोस्त भी बनते हैं, तो इसी में कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से वो 2 मुल्ज़मान जो हैं फायरिंग करके जाते हैं। लेकिन ये मुल्ज़मान वही हैं जिनका बराह रास्त शमसू उर्फ आयशा के साथ कोई तनाज़ा था, कोई मामला था, या इसके पीछे कोई मरकज़ी किरदार भी है जिन्होंने इन शूटर्स को भेजा जो कत्ल करके फ़रार हुए। और फ़रार भी यहाँ पे पंजाब में नहीं हुए, KPK के किसी इलाके में रिपोर्ट हैं जिसके बाइस वहाँ से KP हुकूमत से या KPK की पुलिस से पंजाब पुलिस और रावलपिंडी पुलिस मुसलसल राब्ते में। तो मुल्ज़मान की तो शनाख्त हो गई है कि ये फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान कौन है, लेकिन अगर इनकी गिरफ़्तारी होती है, गिरफ़्तार होने के बाद ये मामला सामने आएंगे कि यही मुल्ज़मान हैं जिन्होंने फायरिंग किया या ये किराए के कातिल या शूटर हैं या असल मुल्ज़मान कोई और हैं। तो है बहुत जो है कत्ल की वारदात जो है अजीब सी हुई है कि मुल्ज़मान आते हैं,
बाइक पर, मोटरसाइकिल के ऊपर भी नंबर नहीं, हेलमेट पहना है, चलती गाड़ी के सामने आकर फायर करते हैं और फायरिंग करते हुए भी जाते हैं। और वो गाड़ी आप देखें फुटेज में कि वो किस तरह जाके टकराती है। तो चौधरी असर जो एसपी पटवार हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं, डीएसपी मलिक अरशद वो वहाँ पे पहुँचे। कोशिश की जा रही है कि जो असल मुल्ज़मान है उन तक पहुँचा जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अफसोस होता है और दिल दहला देने वाली खबरें हैं ये। दिन दहाड़े आप देखें, दिन दहाड़े एक खातून ड्राइव कर रही है और उसको गोली। आप उनका तरीका है वारदात आप चेक करें, बाइक से उतरते हैं और निशाना कितना उन्होंने प्रिसाइज लिया है और गोली पे गर्दन जो है, गर्दन पे गोली लगी। अफसोस होता है, इंतहाई अफसोस होता है कि इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के और सेफ्टी के, हमारी सेफ्टी के क्या इंतज़ामात हैं और क्या उसके हालात हैं। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, आपको पेशावर से एक अपडेट देते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया और हल्फ उठाने वालों में जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस साबितुल्लाह और जस्टिस औरंगज़ेब खान शामिल हैं। और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 30 हो गई। पेशावर हाई कोर्ट में 9 जजेस की ताहाल कमी है। तो आपको बता रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस साबितुल्लाह और जस्टिस औरंगज़ेब खान शामिल हैं। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का भी वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।